Hello friends, welcome to today's video which is made specially for my club members. सबसे पहले हमारे जो नए दोस्त जुड़े हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर में उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा ये जो प्रयास है इसमें हम मिल कर के अपने स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी है उसको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर प्योरली चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं और मेरा जो भी व्यू होता है, जो मेरा देखने का नज़रिया, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसके बाद आप उसमें कैसे काम करते हैं नहीं करते हैं ये आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम लोग लाइफ में कुछ भी सीखते हैं तो एक कोच का काम होता है वो हमको ट्रेनिंग दे देना। उसके बाद अल्टीमेटली सवारी तो हमको ही करनी पड़ती है। चाहे क्रिकेट हो तो बैटिंग हमें करनी पड़ती है, ड्राइविंग हो गाड़ी हमें चलानी पड़ती है, और स्विमिंग हो तो हमें ही तैरना पड़ता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप ये समझ के चलिएगा कि जो कुछ भी मैंने इस बाज़ार में अपना छोटा मोटा नॉलेज गेन किया है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और उसमें आपको सूझबूझ से काम करना है, क्योंकि इस मार्केट में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है। तो इसीलिए इसका विषय ध्यान रख के अपने सूझबूझ से काम करें। इसके साथ सबसे अहम बात है कि हम जो कुछ भी शेयर कर रहे हैं बहुत मेहनत से बनाए हुए हमारे कंटेंट होते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एज अ मेंबर इस कंटेंट को सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स या अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे, और इसे आप पब्लिकली शेयर नहीं करेंगे। ये आपसे मैं ऐसा विश्वास भी रखता हूँ और आपसे अपेक्षा भी यही करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। इसके साथ अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मल्टी बैगर स्टॉक्स, क्योंकि जो ये हमारा प्रोग्राम है मेंबरशिप का, इसमें हमारा एक सेगमेंट है वो है मल्टी बैगर स्टॉक्स का। तो आज सबसे पहले हम आगे बढ़ने के पहले हम समझते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स हम किसको बोलते हैं और हमें किस तरह के रिटर्न्स की एक्सपेक्ट करनी चाहिए जो हमें मल्टी बैगर बना के देती है। मल्टी बैगर का मतलब क्या होता है, एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक बार हम लोग चेक करते हैं। ये एक बार हम समझ जाते हैं तो उसके बाद हमारा काम आसान हो जाता है चीज़ों को समझ करके आगे वैसे ही अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने में। ये एक जनरल सा चीज़ है मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जो सब जानते हैं कि कोई भी स्टॉक जो हमें मोर देन 100% का रिटर्न देता है उसे हम मल्टी बैगर कहते हैं। और ये एक वर्ड जो है पीटर लिंच उन्होंने अपने 1988 के बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में उन्होंने इसको नामकरण किया था। और ये एक शब्द उससे भी आता है, बेसबॉल का एक गेम है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत फेमस है। वहाँ बैग्स और बेसेस एक रनर जितना बना सकता है खेल के दौरान, उसका सक्सेस को मापदंड को इसमें उसी में कन्वर्ट करके इस वर्ड को कॉइन किया गया है। इसमें कुछ बैगर्स में जैसे 10 बैगर है, इसका मतलब होता है जो हमारे इन्वेस्टमेंट को 10 टाइम्स हमको रिटर्न देता है उसको हम 10 बैगर बोलते हैं। उसी तरह 20 टाइम्स देता है तो हम उसको 20 बैगर बोलते हैं। तो इस तरह से ये वर्ड का हुआ है। इसके अलावा आप ये समझ के चलिए जो भी जो ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में जो हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ होती है इनको इनकी जो ग्रोथ पोटेंशियल होती है उसके हिसाब से जो है इस टर्म को वहाँ पे भी ये लोग यूज़ करते हैं। जिन इंडस्ट्रीज़ में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की उम्मीद रहती है उसको ये लोग टर्म करके आगे लेके आते हैं। तो एज विथ मोस्ट इन्वेस्टमेंट मेट्रिक्स, past performance is no guarantee of future returns, and a multi-bag returns may be indicative of either sustained growth और एन इन्वेस्टमेंट बबल। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। हम सिर्फ एक पोटेंशियल जिसमें है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, और हम उसको जब एक कैच करके हम आगे बढ़ते हैं देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो हो सकता है मल्टी बैगर ना बन पाए कोई भी नए डेवलपमेंट्स के कारण। तो हमें ऐसे केस में फिर वहाँ पे अपना एक सूझबूझ का इस्तेमाल करके एग्जिट करना होता है। मेरा पर्सनल व्यू मल्टी बैगर स्टॉक के बारे क्या है, कोई भी रिटर्न जो एक सिक्योर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है या एफडीज़ है
उससे मल्टीफोल्ड हमको इंक्रीज देता है किसी भी साल में। हम उसको मल्टी बैगर का श्रेणी में डालेंगे तो कोई गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमारा एफडी का इंटरेस्ट रेट 7% है और हमने आज कोई भी इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया है जिसमें हमको इसका 5 गुना कम से कम मिले या 10 गुना मिले एक ही साल में, यानी 7 का 5 गुना 35% होता है और 10 गुना 70% होता है, तो हम उसको एवरेज कर लेते हैं 50% में। तो यदि कोई भी स्टॉक हमको किसी भी साल में 50% से ऊपर का रिटर्न देता है तो हम उसको मल्टीबैगर की श्रेणी में भी उसको इंक्लूड करते हैं बहुत इजीली। इसके अलावा ए मल्टीबैगर स्टेटस फॉर एनी स्टॉक विल डिपेंड अपॉन रिटर्न्स जनरेटेड फ्रॉम इट कंपेयरिंग इट्स मार्केट कैप। यदि वो स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, लार्ज कैप है, उसके आधार पे हमको मल्टीबैगर का डेफिनेशन हमको उस स्टॉक के ऊपर में लगाना पड़ता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि लार्ज कैप आपको हर साल 1 गुना 2 गुना 3 गुना करके देता है। ऐसा कभी नहीं होता है, यूजुअली नहीं होता है। मिड कैप के अंदर में ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होती है और माइक्रो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो माइक्रो कैप होती है वो स्मॉल कैप बनती है, जो स्मॉल होता है वो मिड कैप बनती है और मिड कैप लार्ज कैप बनती है। तो इसीलिए इनके जो साइज़ जो है, छोटे से बड़े होने में साइज़ बहुत मल्टीपल फोल्ड होता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लार्ज कैप होता है, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस यदि मान लीजिए आज की तारीख में 20 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है और हम इसको यदि एक्सपेक्ट करें कि वो नेक्स्ट ईयर 40 लाख करोड़ का हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से हमारा सोचना उचित नहीं रहेगा। तो इस बातों को ध्यान में रख के हमें मल्टीबैगर स्टॉक्स को जब भी हम डिस्कस करेंगे तो हमको उसको उसी हिसाब से लेके चलना होता है। तो इट शुड बी यूजुअली लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए हम इसको रखते हैं जिसमें सस्टेन्ड ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, और ये सब तभी होता है जब हम किसी बुल मार्केट में होते हैं। टिपिकली ऐसा ही होता है, लेकिन कोई कोई स्टॉक्स ऐसे होते हैं या सेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो ख़राब मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करती है, चाहे कम करे लेकिन कर लेती है। अब इसमें आता है सवाल, व्हेन डज एनी स्टॉक बिकम्स अ पोटेंशियल मल्टीबैगर कैंडिडेट। जब कभी कोई नया डेवलपमेंट होता है हमारे किसी भी कंट्री के अंदर या सेक्टर के अंदर या उस कंपनी के अंदर, जो उस कंपनी के अंदर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पोटेंशियल जनरेट करता है, ये एक पॉइंट होता है। दूसरा, सरकार की कोई भी नई पॉलिसी अनाउंसमेंट आती है, उस पॉलिसी के कारण उस कंपनी को या सेक्टर को बहुत फ़ायदा होने की संभावना बनती है, तो वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाता है। उसी तरह किसी भी कंपनी में एक कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो जो थोड़े लंबे अवधि के लिए चले, कम से कम 3-4 साल 5 साल, और हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी हो, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के ऊपर में एवरी ईयर एक सब्सटैंशियल नंबर का होता है। इसके साथ में कोई भी एक नया थीम जो है वो इमर्ज करता है और उस सेक्टर का टेलमेंट जो है वो उसके अंदर में स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तब इसके अंदर में एक मल्टीबैगर का कैंड में हमको आराम रहता है आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसके साथ में जब ब्रॉडर मार्केट ट्रेंडिंग हो, तब जो है वो सपोर्ट करता है कि उस सेक्टर का या उस स्टॉक के ऊपर में कंटिन्यू डिमांड रहे। तो यदि डिमांड ही नहीं होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा कैसे। तो ये तभी होता है जब उस सेक्टर के लिए या उस स्टॉक के लिए बड़े इन्वेस्टर्स की जो है डिमांड रहे और मास पार्टिसिपेशन का भी डिमांड रहे। सो व्हेन डज एनी स्टॉक बिकम अ मल्टीबैगर, इसके अंदर में एक हमारा फर्दर है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट past poor performance of any stock or sector can become a hindrance in demand push for that stock or sector। हो सकता है कोई कंपनी कभी 5-10 सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो, लेकिन जो मैंने पहले पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, यदि उनमें से कोई भी पॉइंट्स इस कंपनी के लिए या सेक्टर के लिए अच्छा एक ग्रोथ पोटेंशियल उसके अंदर में क्रिएट करता है, तो हमारे लिए वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाता है। अब इसमें कुछ बातें और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट और अहम बातें याद रखने की है। अ गुड एनालिसिस इज जस्ट 1/3 ऑफ द जॉब डन। हैविंग कन्विक्शन इन योर एनालिसिस व्यूज इज नेक्स्ट 1/3 पार्ट।
while staying invested to extract the maximum of the price gain contributes the final one third. तो ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. पहला, हमें एक अच्छा एनालिसिस करना होता है. दूसरा, उस एनालिसिस पे हमको भरोसा करना होता है. और तीसरा, भरोसा करते हैं तो उसके साथ टिक के भी रहना पड़ता है. ये कब संभव होता है? फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस ये हमें हेल्प करता है पहला और तीसरा पार्ट को अचीव करने में. और हमारा जो माइंडसेट है, हमें उस पर काम करना पड़ता है, जो हमको सेकंड पार्ट हमको अचीव करने में काम आता है. तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है. आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अहम बात ज़रूर कर लेता हूँ. आप अपने नोटपैड को निकाल करके जो हम बातें डिस्कस कर रहे हैं, उनमें जो आपको बातें अच्छी लगे उसे आप नोट करें. सिर्फ सुनने से आपके माइंड में चीज़ें घर नहीं करेगी. आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग इस मार्केट में जब भी काम करते हैं तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, और हम एक अच्छा बिग साइज़ का वेल्थ क्रिएशन करें. और ये सब तभी संभव होता है जब हमारा किसी भी स्टॉक का अच्छा चुनाव होता है. ये कब पॉसिबल होता है? जब हम उसके ऊपर एक विशेष मेहनत करनी पड़ती है, उसमें अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. क्योंकि हम कोई भी बिज़नेस करते हैं या इंडस्ट्री लगाते हैं तो उस तरह के हम एक्स्ट्रा स्पेशल एफर्ट्स नहीं करेंगे तो हमें वैसा आउटकम भी नहीं मिलता है. तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपने सारे काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ और बारीकी से समझते हुए करना है. आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों. फंडामेंटल एनालिसिस. We should check news for any new announcement or development happening to identify the theme or the emerging theme. We also need to check the capability of any company who can take benefits of the above such developments, both in terms of investing and executing capabilities. Having potential connect support is a added booster. Other fundamental aspects like macro and macro level impact supporting the sector and company, इसे भी हमें देखना ज़रूरी है. इसके साथ investing your time and knowledge and this helps us build confidence and conviction. जितना हमारा रिसर्च का अप्रोच का दायरा बड़ा होगा उतना ही हमें गेन्स बड़े होंगे. तो हमें एक 360 डिग्री अप्रोच लेके चलना पड़ता है हमारे इस फंडामेंटल एनालिसिस में. इसको करने के लिए हमें एक अच्छे नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो अक्सर आम आदमी के पास नहीं होती है. जिन लोगों ने स्पेशल डिग्री कोर्सेज कर रखा है उनको तो देखिए सब मालूम चलता है. जो जिसको हम बोल सकते हैं कॉमर्शियल बैकग्राउंड में प्रोफेशनल डिग्री लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरह की आप कोई भी करके रखे हो तो आपको इन चीज़ों को देखने में काफ़ी मदद मिलती है. लेकिन आम आदमी को तो नहीं मिलता है. तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस है. फंडामेंटल एनालिसिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम, नॉलेज एंड स्किल्स, मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मोस्ट. रिमेंबर, वी आर नॉट एन इकोनॉमिस्ट. हम आम आदमी हैं, हम कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है जो हम इसके डिटेल्स के अंदर बारीकियों को समझ सके. कि हम लोग को सिर्फ बुक वैल्यू पता है, पी रेशियो पता है, EPS पता है, बस इतना ही हम लोग को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है. बाकी इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एट्सेट्रा बहुत सारे चीज़ें हैं जो एक कोई भी अच्छा फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो होता है वही खाली देख सकता है. हमें उसका नहीं पता. तो हमें पता चलता है टेक्निकल एनालिसिस से. टेक्निकल एनालिसिस इज़ मच ईजियर and helps in identifying the price action behavior of the big investors players and catch the potential candidates when they are young and helps us extract maximum juice out of that stock or sector. होता क्या है, जो बड़ा पैसा है, स्मार्ट प्लेयर्स है, बिग इन्वेस्टर्स है, इनके पास अपनी एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है और इनके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं, इनके पास इंटरनल रिपोर्ट्स वगैरह भी होती है. उसके आधार पे जब उनको कन्विक्शन बनता है तब वो बड़ा पैसा लगाते हैं. तो हमें टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए पता चलता है कि वो बड़ा पैसा कहाँ लग रहा है, कब लग रहा है, कितनी मात्रा में लग रहा है, ये सब हमको आइडिया लगता है.
इसको आइडिया करने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है कि जब ये समझदार लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं तो हम इसमें लगा सकते हैं। तो इसके साथ बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। ये जब आप अ, कुछ तो अपना खुद का भी आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान तो लेना ही होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत काम आने वाला है। एंड यू शुड डू एटलीस्ट सम बेसिक कोर्सेज ऑन टेक्निकल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड। जैसे कि पैटर्न है, बेसिकली होता क्या है, किसी भी स्टॉक का प्राइस मूवमेंट जो है उसका डीएनए को हमको समझना होता है कि उसका बिहेवियर क्या है, कौन से ऐसे प्राइस पॉइंट है जहाँ पर हमेशा डिमांड आता है और अच्छे क्वांटिटी में लोग बाई करते हैं, और कौन सा ऐसा प्राइस पॉइंट है जहाँ पे जा कर के थोड़ा सा मतलब जो स्मार्ट इन्वेस्टर उनको लगता है कि नहीं अब ये रीजनेबली प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड हो गया, और वहाँ वो लोग अपना माल को थोड़ा ऑफलोड करते हैं। तो हम लोग को ये दो चीज़ का पता चलता है चार्ट्स के ऊपर में, क्योंकि चार्ट में हम जो इंडिकेटर्स लगाते हैं उसके अंदर में ये सब डिटेल्स इसके अंदर आराम से आ जाता है। सो इन्वेस्टिंग इन शार्पनिंग योर नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस in depth helps in establishing your conviction on the price action movement and then ride on that stock। तो इसका बात का बहुत ध्यान रखना है हमको, और थोड़ा सा मेहनत करना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। इस मार्केट का एक उसूल है, जहाँ हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेंगे हम अक्सर पाएंगे कि हमारे रिटर्न्स उतने नहीं मिल रहे हैं, और जहाँ हमें एक्सपेक्टेशन बहुत कम होते हैं चांस ऑफ अ सरप्राइज, यानी मार्केट सरप्राइज करती है। अभी हमसे मतलब क्या है, हमसे मतलब है द मासेस, द मोस्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट। जब स्ट्रीट पर सबकी एक्सपेक्टेशन किसी भी स्टॉक या सेक्टर को लेकर बहुत हाई होती है और उसमें बहुत वाइड स्प्रेड जो है ओनरशिप हो जाती है, तो रिटर्न्स उतने जनरेट नहीं हो पाते हैं। उसी तरह से जब बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टॉक्स या सेक्टर जिसको लोग इग्नोर करते हैं, मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर लोगों ने फार्मा को इग्नोर कर रखा था, और फार्मा हम लोगों ने बहुत अर्ली कैच किया था कि फार्मा नेक्स्ट मूवमेंट दिखा सकता है क्योंकि बहुत बीटन डाउन हो चुका है। देखिए, कोई भी कंपनी या सेक्टर या इंडस्ट्री, हमको उसका एक रैशनल अप्रोच भी लेना पड़ता है कि क्या वो इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, या एक फेज़ आता है हर इंडस्ट्री में 2-5 साल का एक साइकिल होता है, जब उसका बहुत अच्छा टाइम होता है, कुछ साल होते हैं जब उसका एक लैकलस्टर पीरियड होता है, तो उस हिसाब से स्टॉक प्राइस का मूवमेंट भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो कंपनियां, जैसे हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ केयर और अपने मतलब मेडिसिन एंड एवरीथिंग, इन सब का डिमांड तो देखो दोस्तों ज़िंदगी भर रहता है। बस यही होता है कि मार्केट क्या आदत है कि मार्केट चीज़ों को बहुत फ्यूचरिस्टिक हो करके एडवांस में डिस्काउंट कर लेती है। तो जो उसकी पोटेंशियल होती है उसको मार्केट बहुत पहले उसका अच्छे से जूस निकाल लेती है। तो इसीलिए जहाँ पे एक्सपेक्टेशन पब्लिक की हाई रहती है उनको अच्छा रिटर्न जल्दी से नहीं मिलता है, और जहाँ लोग इग्नोर करके रखते हैं एक्सपेक्टेशंस बहुत लो होती है, चांस ऑफ अ सरप्राइज रहता है। इन सब बातों को देखिए दोस्तों, है एक लाइन में लेकिन समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपके अंदर में एक भरोसा आना बहुत ज़रूरी है कि हम जो समझ रहे हैं वो ठीक है ना। सो बिग मनी इज़ मेड इन अ ट्रेंड। मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो ही बड़ा पैसा बनता है, अदरवाइज ठीक ठाक चलता है। Big money is made by having faith in your analysis and sitting tight on them till the story is intact। जब तक उस कंपनी, उस सेक्टर, उसकी थीम में जो एक बात है, विशेष बात है, जब तक वो जिंदा है तब तक हमें उसके साथ में बने रहना है। स्टॉक प्राइस नेवर कंटिन्यूज अ नॉन स्टॉप अपसाइड मूवमेंट। बीच बीच में करेक्शंस आते हैं, वो इसका हिस्सा है, और इस पूरे स्टॉक प्राइस की जो ग्रोथ जर्नी है वो उसका एक हिस्सा है। ये ज़रूरी है, उसमें कमज़ोर हाथों को बाहर निकालती है बाज़ार, जिससे वो अपनी अगली जर्नी को वापस से तैयार कर सके। सो हमें क्या करना होता है, वी ऑलवेज हैव टू बाय नियर डिमांड जोन, जिसे टेक्निकल भाषा में हम सपोर्ट कहते हैं, एंड वी शुड बी वॉचफुल नियर द सप्लाई जोन।
वॉचफुल और केयरफुल, क्योंकि वो रेजिस्टेंस का काम करती है, जहाँ पे एक प्राइस उस बड़े इन्वेस्टर के दृष्टिकोण में फुल्ली हो चुका है और वहाँ पे सप्लाई आने की संभावना होती है। कुछ बातें इन्वेस्टर्स की बात जाननी बहुत ज़रूरी है, हम आपको उसका एक अलग से वीडियो एक बना के देंगे, उनका माइंडसेट के बारे में कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, बिहेव करते हैं। उनको देखिए बड़ा क्वांटिटी लेना रहता है, वो कभी भी एक साथ तो खरीद नहीं पाएंगे, इसलिए वो एक तो बाइंग का अपना एक जोन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे वो सोचते हैं मैं 100 से 120 के बीच में खरीदूंगा, हम तो 100 से 120 में ट्रेडिंग करके निकल जाते हैं, लेकिन ये उनका बाई जोन उनका तय किया हुआ रहता है। उसके बाद सपोज़ उनको लगता है कि 50% रिटर्न इस साल आ गया, बहुत है, तो वो लोग अपना सेगमेंट बना लेंगे प्राइस पॉइंट 150 से 170 के बीच का, जहाँ वो सप्लाई करेंगे। ये कहाँ सप्लाई आएगा हमें नहीं पता, वो हमको इस जर्नी में वॉचफुल रहना पड़ता है और हमें एक आइडिया लग जाता है बीतते हुए समय के साथ में कि किस जगह जाके प्राइस अटक रहा है और वहाँ से आगे बढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है और वहाँ पे वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, यानी सप्लाई आ रही है। तो हमें उस जगह पे थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। हो सकता है हमें वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़े और जब कभी वापस वो करेक्शन देगा तब फिर से एंटर करेंगे। हम इनकी बात भी डिटेल में आगे करेंगे। The main reason why people fail in this journey is due to lack of a clear roadmap. हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या नहीं करना है, कब नहीं करना है, कब करना है, ये हमारा कोई भी जन हम लोग जो है अपना एक प्रॉपर एक इसका हम जो है फ्लो चार्ट नहीं बनाते, रोड मैप नहीं बनाते, एक ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाते, एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बनाते, इस कारण हमें दिक्कत आती है। नाउ how to identify a potential multi-bagger stocks and trade them. तो हमें टेक्निकल एनालिसिस इसके अंदर हेल्प करता है। हम आगे ये जब डिस्कशंस ओवर हो जाएंगे आपको चार्ट पे लेके चलूँगा और दिखाऊंगा कि कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल मूव्स and the corrections and the possible next up move after confirmation of the reversals. जब भी करेक्शन आता है हमें तो ये नहीं पता कहाँ तक गिरेगा, गिरने दो, एक ऐसा पॉइंट आता है, वो भी आपको हम चार्ट में समझाएंगे आगे, और जब हम धीरे धीरे आपको कुछ कोर्सेज आपको मैं और रिकॉर्ड करके दूंगा टेक्निकल्स के बारे में, तब आपको समझ में आएगा। तो जिस जगह पे कोई भी स्टॉक का एक बड़ा मूवमेंट होने के बाद करेक्शन शुरू होता है और जाके करेक्शन ख़त्म होता है और वहाँ पे रिवर्सल बनना शुरू करता है, हमें उस रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद ही बाई करना है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना, हमें हड़बड़ी नहीं करना है। हमारा हर सौदा, हर एक्शन, हर ट्रेड, हर इन्वेस्टमेंट का मूव, सब कुछ हमारा होगा, हम जो भी एक सोच रहे हैं उसका कंफर्मेशन हमें मिल जाए, उसके बाद हम हड़बड़ाहट करके नहीं लेंगे। Technical analysis also helps us in ascertaining the possible time which a stock may take and the possible returns which that stock may deliver for the analyzed returns. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, हम लोग कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम सोचते हैं कि हमको इतना गुना रिटर्न मिल जाएगा, हम रख के रखेंगे, सालों साल तक रखेंगे। ये हमें पता नहीं होता है कि कौन सा स्टॉक कितने साल में आगे बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा। ये सब कुछ हमको टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा इसके ज़रिए पता लगने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस को हमें अंडर एस्टिमेट किसी भी दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए। वंस वी हैव आइडेंटिफाइड एनी स्टॉक विच इज़ अ पोटेंशियल मल्टी बैगर, वी नीड टू डू पिरामिडिंग एट रिवर्सल कन्फर्मेशंस। यानी हम जब ले लिए हैं उसको राइड करेंगे, जब कभी वो करेक्शन करता है और करेक्शन करके रिवर्सल देगा, हम वहाँ पर ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि हमको यदि रियल बेनिफिट निकालना है, किसी भी स्टॉक का मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है, वो तभी संभव होता है जब हम उसको हर बढ़ते में पिरामिड करेंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी, एवरेजिंग कभी नहीं करना चाहिए। एवरेजिंग कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात अधूरी है। पूरी बात ये है, गिरते हुए स्टॉक में एवरेजिंग कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन बढ़ते हुए स्टॉक में हमें हमेशा एवरेजिंग करना होता है। उस एवरेजिंग को हम पिरामिडिंग बोलते हैं, यानी हम उसको और अपनी स्टेक्स को बढ़ाते रहते हैं उसके अंदर में, क्योंकि जो चीज़ हमारा विनिंग हॉर्स है
उस पर तो दांव लगाना बनता है दोस्तों। तो हमें जैसे जैसे पता चलता है कि नहीं, हमने जो घोड़ा को चुना है ये एक्चुअली में विनिंग हॉर्स है, तो हम अपना स्टेक को बढ़ाते हैं, हम घटाते नहीं हैं। तो हमें इन चीज़ों का एक साइकोलॉजिकल अपने दिमाग में रख के काम करना होता है। टेक्निकल एनालिसिस हमको हेल्प करता है इन सब चीज़ों में, लेकिन एक फेयर डिटेल नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज़ अ मस्ट। और हमें इसमें एक लॉजिकल व्यू पॉइंट का तड़का लगाना पड़ता है, तब जाके हमको एक्स्ट्रा एज मिलता है। जैसे मैंने आपको घोड़े का एग्जांपल दिया, इस तरह से जो है, तो हमें थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे कैन बी कीपिंग अ स्टॉप लॉस एट प्रीवियस वीक्स लो। हमें कैसे पता चलेगा करेक्शन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि पिछले हफ्ते का जो भी लो बना है उस स्टॉक का, उस लो को हम अपना स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। जल्दी से एक ट्रेंडिंग स्टॉक, एक बड़े मूवमेंट वाला स्टॉक अपना वीकली लो को जल्दी से नहीं काटता है। होता क्या है, हम लोग जीते हैं आज में एक दिन के ऊपर में, लेकिन बड़े प्लेयर्स कभी एक दिन पे सौदा नहीं करते हैं, वो एक एक महीने का पोजीशन बना के करते हैं। तो बिग पिक्चर सेज कि हमारा जब तक पिछले महीने का लो नहीं कटा तब तक हम स्टॉक में ज़िंदा है, हम बने रहेंगे। लेकिन बड़ा एक महीना बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें कभी कभी होता है कि स्टॉक डबल भी हो जाता है। तो क्या हम पूरा एंटायर उस मूवमेंट को हम स्टॉप लॉस बनाएंगे? ये बेवकूफ़ी है। तो इसीलिए हम उसको डिवाइड करते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका होता है वो है पिछला हफ्ते का लो। तो एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो पहला वीक का लो जहाँ कटा हम एक बार उसमें से एग्जिट करते हैं, उसके बाद वापस ऊपर आता है, हम फिर लेते हैं। स्टॉप लॉस एक बहुत ही डीप स्टडी है, इसको प्रैक्टिस बहुत करना होता है। स्टॉप लॉस को कैसे लगाना होता है, स्टॉप लॉस पे काम कैसे करना होता है, स्टॉप लॉस हिट हो गया क्या करना है, स्टॉप लॉस के ऊपर प्राइस वापस आ गया क्या करना है। तो ये सब चीज़ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन से बनता है। और देखिए पैसा अपना लगा है तो हम अपने धंधे में तो दिमाग पूरा लगाते हैं, तो व्हाई नॉट ऑन दिस मार्केट? ये भी तो हमारे लिए बिजनेस प्लेस है। फिर भी दूसरा तरीका ये है, यदि पिछले हफ्ते का कैंडल भी बहुत बड़ा बना हो तो हमको क्या करना चाहिए, उस कैंडल का 50% या 75% हम उसका रेंज को हम अपना डिफाइन करके कैलकुलेट करके हम उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वो भी एक तरीका है जिससे पूरा एंटायर बिग रेंज हमारा नुकसान नहीं हो जाए। सो पुटिंग अ स्टॉप लॉस एंड ट्रेडिंग इट इज़ एन आर्ट विच कम्स विथ ओनली अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब हमको एड बैक कब करना है या पिरामिडिंग कब करना है? So once a stock has made a substantial correction and gives a sign of reversal, buying above the close of the confirmation candle can be considered after that correction. confirmation candle जो हमारा बनता है कि हाँ यहाँ करेक्शन रुक खत्म हो गया है, उस कैंडल का हाई जो होता है, जब उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करे तब हमें लेना होता है। और वो जो करेक्शन जो हमारा कंफर्मेशन कैंडल है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस बनता है। तो उस जगह पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा बहुत फेवरेबल हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिस्क रिवॉर्ड। तो हम जब भी किसी भी स्टॉक में या कंपनी में एंटर करते हैं तो हमको ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है, एसरटेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कितना रिवॉर्ड के लिए उसमें हम एंटर कर रहे हैं। उसके साथ हमको देखना पड़ता है कि उसका रिस्क हमारा कितना इन्वॉल्व है, यानी वो स्टॉक यदि गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है। तो यदि हमारा दोनों का मैचिंग प्रॉपर नहीं है, गैप बहुत ज़्यादा है नहीं है, तो हमें दिमाग नहीं लगाना है। आइडियली मल्टी बैगर स्टॉक्स वगैरह में तभी हम एंटर करते हैं जब हमारा रिस्क और रेशियो मिनिमम 1:3 का होता है या 1:4 का होता है, तब हम इसमें एंटर करते हैं। तो इन बातों को आप नोट कर लीजिए। And another way is when a stock price starts trading above 20 DMA, 20 डेली मूविंग एवरेजेस जो है वो वीकली चार्ट्स के ऊपर में, ये टाइम फ्रेम भी बहुत ज़रूरी है। ये पूरा सेटअप है टेक्निकल्स के ऊपर, आप जब करेंगे तब आप समझना शुरू कर जाएंगे। मैं आपको वैसे आज चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो हमें वीकली चार्ट्स को लगाना होता है, उस पर 20 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट करना होता है, और हमारा जो इंडिकेटर है RSI जो स्ट्रेंथ बताता है स्टॉक का, वो हमारा 60 के ऊपर हमारा होता है। उसके ऊपर यदि हमारा चलने लग जाए
और इसके साथ में जिस समय भी हमें थोड़ा और कंफर्मेशन यदि चाहिए तो सुपर ट्रेंड को भी हम उसमें प्लॉट करते हैं। और जब स्टॉक प्राइस हमारा सुपर ट्रेंड के ऊपर हो, 20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो और 60 के ऊपर हमारा RSI हो, तब हम बाय को ज़रूर करेंगे। अगेन कब करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे चार्ट पे, लेकिन जो का पर्टिकुलर कैंडल हमारा बनता है उस कैंडल का हाई के ऊपर स्टॉक जब चलेगा तो बाई करेंगे। हम कभी भी एक कैंडल पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि एक कैंडल छलावा हो सकता है, एक कैंडल आपको दिखाने के लिए बन सकता है, लेकिन उसको सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है और वो तभी होगा जब नेक्स्ट जो प्राइस एक्शन बनेगा वो उसके आगे जाएगा तब। सो मेकिंग एन अर्ली एंट्री कैन ऑल्सो बी डन, लेकिन ये तभी होगा जब थोड़ा सा आप प्राइस एक्शन बिहेवियर को टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा करके चार्ट्स के ऊपर में अच्छे से उसको समझते हैं, तभी पॉसिबल है। क्योंकि हर प्राइस का चार्ट्स के ऊपर एक पोजीशनिंग होती है चार्ट पैटर्न के ऊपर में, तो उस पोजीशनिंग को समझना ज़रूरी होता है। ये सब करने से आपका डिसीजन मेकिंग बहुत इजी और अच्छा हो जाता है। अब मान लो हमें ये बात समझ में आ गई, तो अब हमें करना क्या है। तो हमारा जो भी फंड हमारे पास में है जिसे कि हमको अपने इन्वेस्ट करने हैं, तो उस फंड को हमको अलग अलग सेक्टर्स में हमको डिवाइड करना पड़ता है जिससे हम उसका फ़ायदा ले सकें। तो हमारे पास कैटेगरी है माइक्रो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो हमको इसमें अलग अलग परसेंटेज ऑफ द टोटल फंड डालना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये भी स्लाइड रेडी कर दिया है कि वो कितना होना चाहिए आइडियली। सो लार्ज कैप का जो बास्केट है वो 25% का रखना ठीक रहेगा, मिड कैप का 35, स्मॉल कैप का 35। और पेनी स्टॉक्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पेनी स्टॉक, आप बोलेंगे मैं इसके बारे क्यों बोल रहा हूँ। देखिए क्या होता है, हम सबके दिमाग में एक कीड़ा रहता है पेनी स्टॉक्स का कि हमको 2 रुपये 5 रुपये वाले शेयर्स चाहिए, और जब तक हम उसको नहीं लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में वो, जिसको हम अपने एक वैसे भाषा में बोलते हैं, खुजली चलती है हमारे दिमाग में। तो वो एक एड्रिनल पुश बोल दीजिए या जो बोल दीजिए, हमको उस एडवेंचर जो हमारे को मज़ा आता है ना उसको दूर करने के लिए भी हमें हाथ पैर मार लेने में ठीक ही रहता है, नहीं तो हमें अफसोस रहता है। और वैसे भी स्टॉक मार्केट तो जगह अफसोस क्या ही है, यहाँ पे हर बात पे आपको अफसोस होता है। अच्छा प्रॉफिट आता है उसकी खुशी नहीं होती है, जो प्रॉफिट छूट गया उसका अफसोस रहता है। आपने यदि कोई स्टॉक नहीं लिया और वो बहुत भाग गया, अफसोस हो जाता है। आपने कोई ले लिया और वो नहीं चला तो अफसोस हो जाता है। तो यहाँ पे तो रिग्रेट्स का बहुत सारे रीजंस भरे पड़े हैं। खुशी यहाँ पे जल्दी से किसी को नहीं मिलती है, ये हमने अक्सर देखा है। आप चाहे 10 गुना बना लेंगे लेकिन आपके मन में रिग्रेट रहेगा, अरे यार 10 की जगह 20 गुना हो जाता। तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रैशनल तो हमको होना पड़ेगा। अब ये जो हमने जो आपको परसेंटेज किया, ये कोई फिक्स मापदंड नहीं है, ये डिपेंड करता है, ये मैंने आपको एक बैलेंस दिया है। अब किसी का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है, जो बहुत ही सेफ होके चलना चाहते हैं, तो उनको इसमें चर्निंग कर लेनी होगी। लार्ज कैप को उसको करना होगा 60-70%, और बाकी जो बच गया उसको इनको मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी में डिवाइड कर। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कुछ भी आप चेंज कर लेंगे, ये लास्ट वाला चेंज कभी मत करिएगा। आपका जो पूरा एंटायर जो आपका फंड आप जो सोच रखे हैं इस बाज़ार में लाने के लिए या जो लगा रखे हैं, उसका 5% से ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न है, पेनी स्टॉक ये वो स्टॉक है जो चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते, इनको हम डार्क हॉर्स भी बोलते हैं। यदि नहीं चला या गिर गया या ज़ीरो हो गया तो इसका पूरे हमारे एंटायर पोर्टफोलियो में सिर्फ मैक्सिमम 5% का ही डेंट पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। अब हमने एक इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ पे कॉइन कर रखा है, यूज़ किया है, बास्केट। बास्केट का मतलब क्या है, पेनी स्टॉक कोई एक सिंगल नहीं है, आपको इसमें मल्टीपल स्टॉक्स है। स्मॉल कैप कोई सिंगल नहीं है, बहुत सारे स्टॉक है। तो ये जो बास्केट है स्मॉल कैप का, उसके अंदर टोटल फंड 35% है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें 10 स्टॉक यदि है तो आपको इस 35% में उस 10 को आपको अलग अलग एलोकेट करना है और आपको देखना है कि उनमें से कौन से स्टॉक में ज़्यादा पोटेंशियल है, कौन से में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम लगता है। उसके हिसाब से ये होमवर्क आपको करनी होती है। सिंपल तरीका है, आप 10-10 स्टॉक का बास्केट बनाइए,
या जैसे टीम में 11 प्लेयर होते हैं तो अब 11-11 स्टॉक का बास्केट बना लीजिए। तो इसमें 11 डालेंगे तो 22.25 को अब 11 से डिवाइड करेंगे, रफली 2.4-2.5% आएगा। यहाँ पे रफली 3%, 3.5% के करीब बीच में आएगा। तो इस तरह से आपको एक एक स्टॉक का आपको ये एलोकेशन करना भी ज़रूरी है। अब ये अगेन एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन देखिए पैसे तो हमारे हैं ना। तो जब हमारे पैसे हैं तो हमें तो देखिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा और लगाना भी चाहिए। और वैसे भी जब हम कुछ करते हैं और रिज़ल्ट अच्छा आता है तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसीलिए ये होमवर्क एक्सरसाइज रूटीन पीरियोडिकली हमको चेक करते रहना चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है ये। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है उसके पर हम चलते हैं। तो ये इस साल का पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स और सेक्टर्स मैंने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, ये 2024 के लिए। ये इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, ये है और भी बहुत, लेकिन क्या है इतना तो जगह भी नहीं और इतना हम संभाल भी नहीं सकते। आपको दिया हूँ, एक वीडियो से आपका काम नहीं होगा। आज का वीडियो आपके लिए मेनली है मल्टी बैगर्स के बारे में, कि मल्टी बैगर स्टॉक्स हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम कैसे करना है उसके बारे में ये है। तो हमारा इस बार का जो थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, होटल्स, टूरिज्म बेसिकली थीम है। हाउसिंग, हाउसिंग का मतलब हाउसिंग एंड हाउसिंग रिलेटेड इनमें जो सामान लगता है, जैसे प्लाई है, आपका हाउस में सीमेंट लग जाता है, इसमें आपके इसके अंदर हाउसिंग के अंदर में रेफ्रिजरेटर, एसी, फ्रिज, टीवी, ये सब आता है। होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट आ जाता है। तो हाउसिंग में सब कुछ आता है ये, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी आती है। तो ये सब चीज़ का हम इसको एक ब्रॉडर कैटेगरी हाउसिंग रखा है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अभी देखिए मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा थीम है। तो मैन्युफैक्चरिंग इसका भी फ्यूचर अभी बहुत आगे अच्छा है, तो ये ज़रूरी है। फिर डिफेंस में हमारे सरकार ने बहुत अच्छा एलोकेशन फंड भी कर रखा, अच्छे काम भी कर रहे हैं, तो ये भी बड़ा सेक्टर है। और इंश्योरेंस, इंडिया इंश्योरेंस में अभी तक बहुत पीछे है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम इमर्जिंग मार्केट है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट आगे जाके डेवलप्ड नेशन बनती है। तो डेवलप्ड नेशन में इंश्योरेंस के ऊपर में बहुत बड़ा लोगों का अपना एक अलग एलोकेशन रहता है, ध्यान रहता है। हमारे यहाँ ये इग्नोर्ड सेक्टर है, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो एक ब्रॉडर है, इसके अलावा और बहुत सारे थीम है, हम आपको आगे आगे देते रहेंगे। सब कुछ तो एक वीडियो में नहीं हो सकता है, तो ये आपको एक बेसिक दे दिया कि ब्रॉडर नाम जो अभी दिमाग में इंस्टेंट आया वो मैंने लिख दिया। स्टॉक्स के नाम है ये बहुत सारे। अब इनमें क्या प्राइस में एंट्री करना है, आज मैंने नाम दे दिया, मतलब ये नहीं कल कूद के ले लो। तो एंट्री पॉइंट हमको देखना होगा कि अभी इन सब के प्राइस कहाँ है, क्या इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश है, कितना बढ़ चुका है, इन सब चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद करेंगे। स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस इज अ जर्नी ऑफ ट्रेडिंग टू अर्न मनी एंड इन्वेस्टिंग फॉर वेल्थ क्रिएशन। इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने अंदर बसाना है। सब लोग बहुत भूल कर रखे हैं कि स्टॉक मार्केट को सिर्फ एक गैम्बलिंग प्लेस बना रखा है। ये तो हर जगह होता है, तो हमें ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन इट डिपेंड्स हम क्या कैसे चीज़ों को देखते हैं। तो हमें इसको एक बिज़नेस की तरह देखना चाहिए। मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आज से 2-2.5 साल पहले मैंने बना के डाला था। मुझे लगता है टाइम आ गया, उसको मैं एक रीमेक वापस से करूँगा, री रिकॉर्ड करूँगा उस वीडियो को। उसमें मैंने 21 पॉइंट्स बताए हैं वाई स्टॉक मार्केट इज़ बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है, अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स में। आई थिंक मोर और लेस मोस्ट लाइकली आपको जून 2021 में वो मिलेगा। 2.5 साल हो गए हैं, तो आप एक बार उसको सर्च करिएगा, हमारे चैनल में जाके सर्च करिएगा स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट बिजनेस बोल के, तो वो आपको मिल जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिंक शेयर करने का, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े। तो उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपका दिमाग खुलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि सबसे बेहतरीन बिजनेस है स्टॉक मार्केट का पूरे वर्ल्ड में। तो उसको मैं उसके बारे में डिटेल में अब चर्चा नहीं करूँगा, आप उसको देखिएगा। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू एन्जॉय दिस जर्नी, and this is only possible when we follow simplicity in our approach. So be simple, buy simple, trade simple,
इन्वेस्ट सिंपल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब मंत्रा है जो अपने अंदर में बसा लीजिए। जितने आप कॉम्प्लेक्स तरीके को ढूंढेंगे उतनी आपकी लाइफ इस मार्केट में कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगी। सो कॉम्प्लेक्स वेज विल ऑलवेज मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। मेजर एंड कंसिस्टेंट अर्निंग्स comes from following the basic rule of any game। आप किसी भी धंधे में हो, उनका जो बेसिक्स है आपको पहले उसको ठीक करना होता है, तब आप टिक पाते हैं, आप अपना एक बेस को स्ट्रांग बना पाते हैं। एक बार बन जाता है फिर हम लोग इनोवेशन करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ हम लोग गेन करके करते हैं और हम एक एक्स्ट्रा एडवांटेज उसमें क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बन रहा है, लेकिन ये हम सबके लिए लाइफ चेंजर, ये हमारे लिए वीडियो रहेगा। और हम अभी तक जो भी मार्केट में आज तक काम कर रहे थे, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपका एक नज़रिया जो है इस मार्केट में ऑपरेट करने का, उसमें आपको एक थोड़ा सा सुधार आएगा। इफ़ नॉट बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ज़रूर आएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। देयर इज़ ओनली वन मंत्रा ऑफ सक्सेस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट के गॉड भगवान सचिन तेंदुलकर, उसको भी रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है। उनका जो कोच है वो खुद गेम नहीं खेलता है, लेकिन वो सिखाता है और उनके साथ रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। ये खुद जीनियस है, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट हम बोलते हैं उनको। उसके बाद भी कोच उनके साथ में रहता है। वाई? बेवकूफ़ तो नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सचिन तेंदुलकर, आप किसी को भी ले लीजिए, सचिन हो चाहे विराट कोहली हो, चाहे पहले ज़माने में आप सुनील गावस्कर को लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, आप निकाल के देखिए तो आप पाएंगे सबके साथ में एक कोच रहता है वो पूरी जर्नी में। मैं गोल्फ खेलता हूँ, मेरे साथ मेरा जो कैडी है उसको भी मैं हमेशा रख के चलता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं भी वो ट्रॉली पुल करने वाला लेके चल सकता हूँ, लेकिन भले मैं चलूँ कैडी को ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि जो कैडी हमारा है वो मेरा एक कोच है, मेरे गेम का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम जब कोई भी शॉट प्ले करते हैं तो वो हमको उसमें गाइडेंस देता है, तो हम बेटर प्ले कर पाते हैं। ये आपको हर जगह आप पाओगे। तो आपको कोच उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको चाहिए होगा। आप चाहे कितने ही बड़े बन जाओ, कितने ही अच्छे आप इस मार्केट में पार्टिसिपेंट बन जाओ, लेकिन ये गलती कभी मत करिएगा, एक कोच को अपने साथ हमेशा रखिएगा। आप स्पोर्ट्स कोई भी ले लीजिए, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे आपका लॉन टेनिस हो, सब में हर उस बड़े खिलाड़ी के साथ एक कोच है जो उसके साथ जब तक वो खेल रहा होता है साथ में उसके ज़रूर रहता है। आप इस बात पे गौर करिएगा। तो इसलिए हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, हम इंडियंस के अंदर स्पेशली, हम लोग कोच को महत्व नहीं देते और हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते और हम उनकी ज़रूरत भी नहीं समझते। हमको लगता है हम सीख लिए बहुत है, क्या होगा पैसे उनको दे करके। देखिए, सोच आपकी है, ये आप ही बेहतर समझेंगे, लेकिन मैं आपको दो चार अलग अलग पॉइंट्स बता दिया हूँ। आप थोड़ा और अपने आप डीप सोच के देखिए, कुछ तो देखिए, मेहनत आपको भी करनी होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप बिज़नेस भी कर रहे होते हैं, हम लोग कंसल्टेंट्स को रखते हैं, बहुत हेफ्टी प्राइस उसको प्राइस देते हैं हम लोग। वाई? इसलिए देते हैं ना। तो ये ज़रूरी है आपको इस बात को समझने का। यदि आप इसको बिज़नेस की तरह ले रहे हैं तो आपको कमज़ोर नहीं रहना है। आपको कोई भी अपने जिसको बोलते हैं ना, तार ढीले नहीं छोड़ने हैं। एंड देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर प्रैक्टिस, देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर कोच। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है हमेशा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो आप सीखते हो उससे रोज़ प्रैक्टिस करिए, रोज़ 100 चार्ट देखिए, चार्ट्स को इतना देखिए कि चार्ट खुद ही बोलने लग जाए आपको कि देखो ये चलने को तैयार है या ये खड़ा रहेगा, वो खुद ही बोल देगा। तो आप इतने चार्ट के साथ लगाव करिए कि वो आपको खुद सब कुछ पहले से बोलना शुरू कर दे। ये होगा, आप आजमा के देखिएगा। इसके साथ ये बात भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, आपको कम से कम आपको अपने ऊपर 6 महीना 1 साल टाइम देना होगा। याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यदि आप हड़बड़ाहट करोगे कि नहीं आज ये वीडियो देख लिया, सब कुछ हम सीख गए, कुछ कोर्सेज कर लिए, हम सीख गए
और खुद का मेरे को टेक्निकल की ज़्यादा फंडामेंटल भी नॉलेज है और हम सीख गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आप अपने ऊपर में टाइम दीजिए, जितना आप समय देंगे उतना आपका ये गेम बढ़िया बनेगा। हर कोई वॉरेन बुफे बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए उस तरह का अप्रोच भी तो रखना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं जितना मेरे को, मेरी जो सूझबूझ थी, मैं उस हिसाब से आप सबसे सारी बातें शेयर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत काम आएगी जो है। तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑनेस्ट एंड सिंपल वेज इन माय अप्रोच। मैं जो कुछ भी आपसे शेयर करूँगा दिल खोल के करूँगा, सिंपल तरीके से करूँगा और बड़ी ईमानदारी से करूँगा, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ और मानता भी हूँ, इस मार्केट में हमारे आपके पैसे से हम कोई प्राइस को मूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कुछ भी शेयर करूँगा, वो ज़माना चला गया जब सब कुछ चौपड़ा पे होता था, नोट पैड के ऊपर में सारे सौदे होते थे। उसमें बहुत आसान था कि हम आपको कुछ चिपका दिए। आज के ज़माने में संभव नहीं है। जो हमारा स्क्रीन है उसमें लाइव ट्रेडिंग होता है, बायर सेलर सारे एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और बड़ी क्वांटिटी में करते हैं। हमको आपको ख़रीदना कितना का है? बहुत ज़्यादा होगा तो हम अपने लोग 10-20 करोड़ का माल खरीद लेंगे। 10-20 करोड़ के माल से कोई प्राइस में मूवमेंट में फ़र्क नहीं आता है। ये आप इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ कमिटमेंट फ्रॉम यू टू लर्न, it is a commitment from you to practice, and it is a commitment from you not to share any club members exclusive content with anyone except your team and family members. देखिए, आपने भी पैसा इन्वेस्ट किया है हमारे इस प्रोग्राम में, तो उसका फ़ायदा तो आपको मिलना चाहिए। आप क्यों शेयर करोगे? नहीं करना चाहिए। शेयर करना है तो आपको कुछ अच्छा लगा है मेरे से सीख करके, वो शेयर करिए। थिंक लॉन्ग टर्म ऑलवेज। कभी छोटा मत सोचिए, हमेशा बड़ा पे देखिए। जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा पैसा बनेगा। छोटे में क्या, रोज़ आना जाना निकलना जाना सब झंझट बहुत रहेगा, उसमें मन भी एक अलग घबराहट रहती है, रातों की नींद हराम हो जाती है, बहुत पेन होता है। तो हमारे को इस जर्नी को स्मूथ करना है तो लॉन्ग टर्म सोचना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पिछले वीक का लो को लगाना है, वो कटेगा तो हम बाहर निकलेंगे। तो रोज़ का तो देखना नहीं, हफ्ते में एक बार ही तो देखना है बस। हमारा काम क्या है, एक आदमी को एम्प्लॉय करो, उसको हमारे जो भी स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट कर रखा उसको लिस्ट दे दो। हर संडे को पिछला वीक का लो क्या है उसको नोट करा दो। उस आदमी का काम एक ही रहेगा, बस रोज़ सुबह मार्केट खुलने के पहले स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दे। या तो अपने आप स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या नहीं होगा। नहीं हुआ तो अच्छा है, आप कंटिन्यू करेंगे उस राइड को, और हो गया तो भी अच्छा है, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ध्यान रखें दोस्तों, हम कभी भी पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकते, कभी भी हम टॉप में नहीं बेच सकते, कभी भी हम लो में नहीं कर सकते। एक वन ऑफ केस हो सकता है कि हमने कोई चीज़ लिया और लकीली बाई चांस हम लोएस्ट प्राइस में खरीदे, हमने जहाँ खरीदा वो लोएस्ट ही था। ये चांस से होता है, लक बाई चांस वही होता है। सेम वही लक बाई चांस होता है कि हम टॉप में भाव में बेचे। जैसे मेरे साथ हुआ था आज से 2.5 साल पहले। टाटा पावर एक स्टॉक है, उसको मैं एकदम टॉप में एग्जिट हुआ, 2-3 रुपया कम थी। दैट टाइम आई नेवर रियलाइज्ड कि वो टॉप बन जाएगा। ऐसा नहीं, मेरे को होशियारी नहीं है, मेरे को लगा एक रीज़नेबल प्राइस में मूवमेंट आ गया। हम आज उसके चार्ट को देखेंगे, वो हमारा आज का केस स्टडी है इस आज के इस थीम के ऊपर, मल्टी बैगर थीम के ऊपर में उस पर स्टडी करके आपको दिखाएंगे। तो मैं उसके ऊपर में मेरे को लगा एक रीज़नेबल रिटर्न एक ड्यूरेशन में आ गया है तो निकल जाओ। मैं निकल गया। उसमें हो सकता था वहाँ से और बढ़ जाता तो बढ़ जाता, लेकिन एक अच्छा रिटर्न मुझे मिल गया ना, तो कोई अफसोस नहीं करना। इस बाज़ार में अफसोस मारता है, तो अफसोस नहीं करना। बाज़ार में मौके बहुत मिलते हैं, कोई स्टॉक छूट गया तो दूसरा मिलेगा। यदि हम और आप बने हैं, समझ लीजिए साथ में बने रहते हैं लंबे समय के लिए, तो आपको एक नया नया मसाला निकाल के मिलता रहेगा। तो उसकी चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए, और धीरे धीरे आप खुद भी इतने तो माहिर हो ही जाओगे कि आप खुद भी निकाल करके देखना शुरू कर दोगे। यदि आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा सीखा है, कुछ समझा है आज,
तो आप अपने कमेंट्स, आपके रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है, एनकरेजमेंट मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए रिकॉर्ड करके दूं और अच्छे अच्छे नॉलेज शेयर करूं। क्योंकि मेरा तो बहुत विशेष मानना है कि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप सबके लिए, एक्चुअली मैं ये रिकॉर्ड तो मैं मेरे लिए भी कर रहा हूं, क्योंकि आपको बताते बताते मैं मेरी मेमोरीज को रिफ्रेश कर रहा हूं। हमारे शहर में हर विंटर्स में हम देखते हैं दिसंबर जनवरी में साधु महात्मा आते हैं। वो सेम आदमी आता है, सेम साधु आते हैं, सेम स्टोरी बोलता है, हम सब सुनने जाते हैं लाखों की तादाद में। क्यों? हमारे दिमाग पे वो झाड़ू मारने के लिए, जो हमारे दिमाग में पूरे एक साल का डस्ट जमा हो गया उसको सफाई करने के लिए हम वो करते हैं। तो इसीलिए मैं भी जब रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं भी अपने खुद के चीज़ से खुद सीखता हूँ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप, यदि अच्छा लगता है, कमेंट रिव्यू तो ज़रूर दीजिए, और हमारे प्रोग्राम के बारे में जिनसे आपको प्रेम है उन्हें आप शेयर करिए। जिनको आप चाहते हैं कि उनका भी जीवन में कुछ बेहतर हो, उनसे शेयर करिए जिससे उनका भी फ़ायदा हो। हमारे साथ बने रहने के लिए, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलके कुछ तो बड़ा करेंगे। शायद हो सकता है अगला इंडिया का वॉरेन बफेट अपने अंदर से ही कोई बने। हम लोग को दिमाग में वो मिशन रख के काम करना है। तो आओ दोस्तों, अब कुछ होमवर्क कर लेते हैं। तो हमने जैसे आपसे कहा था, तो वो हम अच्छा, ये पॉइंट तो रह गया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट लर्निंग। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। यदि कोई पैटर्न कंफर्म हो गया तो हमारे को लॉटरी लग जाती है, क्योंकि उसके बाद तो हमको एक अच्छा चाल मिलता है। लेकिन यदि कोई पैटर्न फेल हो गया तो हमको जैकपॉट लग जाता है, क्योंकि जब कंफर्म होता है तब तो एक चाल बनेगी, और यदि फेल हो गया तब तो कचरा हो जाएगा। तो कचरा हो जाएगा तो बस काम हो गया ना। तो ये सब बातें देखिए, इस तरह की और अच्छी अच्छी बातें आपसे हम शेयर करते रहेंगे। ये देखिए टाटा पावर का चार्ट जो हम बात कर रहे थे, ये आपको मैं खाली इस चार्ट से पहले दिखाता हूँ कि इसमें देखिए कोई भी चार्ट होता है ना, इसमें दो हिस्सा है। एक है प्राइस जो हमारे यहाँ पर होता है, और एक है टाइम जो नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है ना, हर चार्ट में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो इस अपने टेक्निकल एंड जो अपने स्टॉक मार्केट के जो प्राइस के जो चार्ट है, इसमें यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे टाइम है। हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर में ये 1994 जब से एनएससी बना है, क्योंकि ये एनएससी का चार्ट है, तब से पूरे प्राइस है। और मैंने ये मंथली चार्ट लगाया है, क्योंकि मंथली लगने से क्या होता है, आपको पूरा एक पिक्चर ठीक से दिख पाता है। डेली लगाएंगे तो इतने छोटे छोटे डॉट्स बन जाएंगे, नज़र नहीं आएगा। तो ये जो 1994 के बाद 1996 के जून में इसका 21 रुपीज़ का टॉप बना था, और फिर ये 7 साल तक 21 के ऊपर कभी भी नहीं किया। तो एक बहुत ज़रूरी है, एक तो क्या कंपनी पुरानी है। देखिए कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर जब बनता है, हमको उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। एक पॉइंट ये भी है जो बहुत अहम है। एक तो ये कंपनी की हिस्ट्री हो कम से कम 10 साल की, तो उसमें एक हमको और कंफर्मेशन, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये रिटर्न दे सकता है। क्योंकि पुरानी कंपनी होगी तो ही तो बड़े बड़े काम करने के लिए अपने आप को केपेबल होगी, सक्षम होगी जो है। तो इसका जो टॉप बना था प्राइस का 21 रुपीज़ का 1996 में बना था। उसके बाद में ये इसके नीचे ही ट्रेड किया 7 साल तक, और अक्टूबर 2003 में इसको पहला इस प्राइस को ये पार किया है। मतलब इन्वेस्टर्स लोग का बहुत ज़्यादा इसके बाद इंटरेस्ट नहीं। हाँ, इस जगह पे कुछ नया हुआ इस कंपनी में, या इसके या तो बड़ा कुछ इसमें, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है। आज इतना मुझे याद नहीं, मेरे को हिस्ट्री देखनी पड़ेगी सर्च करके। लेकिन मैं तो इस चार्ट को देखता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था फंडामेंटल। मैं देखिए फंडामेंटल से मैं मेंटल हो जाता हूँ। थोड़ा हंसने वाली बात ज़रूर है, लेकिन यह सच है। तो उतना दिमाग हम नहीं लगा पाता हूँ, तो हमारे लिए तो यही है, हम इसको देखते हैं। अब इसका कमाल देखिए, ये 7 साल का ब्रेकआउट हुआ। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। जब कभी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद एक बार इसको रीटेस्टिंग ज़रूर करेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सबको उम्मीद होती है, फिर उसको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उसमें वो लोग छोड़ देते हैं। दूसरा, ब्रेकआउट के बाद में बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर को पता है कि बहुत सारे लोग सवार हो गए हैं, तो वो उनको बाहर निकालना चाहती है। तो ब्रेकआउट के बाद में देखिए
ये 3-4 महीने के बाद में एक अच्छी गिरावट आई। तो 1 2 3 4 5 महीना इसको टाइम लगा वापस से ब्रेकआउट पॉइंट पे आने का। अब यहाँ पर क्या होता, यहाँ पे दो काम हो सकता था, या तो इसके नीचे चला जाता या यहाँ संभाल के ऊपर चला जाता। यदि इसके नीचे चला जाता तो हमको स्टॉक में दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह से पैटर्न फेलियर हो गया। हमारा टेक्निकल एनालिसिस में क्या हम बोलते हैं ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट फेल हो गया। तो जब फेल हो गया तो हमको नहीं काम करना है। और यही इसने क्या किया, देखिए मैं फिर जूम कर रहा हूँ, ये बना इस कैंडल के बाद में। कैंडल से मतलब मैं कैंडल स्टिक के ऊपर आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब टेक्निकल एनालिसिस जो है उसका मेन जो है बैकबोन जो है वो कैंडल स्टिक है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप बाकी चीज़ नहीं समझ पाए। इस कैंडल में हर कैंडल किसी भी एक पीरियड का टोटल प्राइस मूवमेंट का बारे में दर्शाता है कि कितना हाई गया, कितना लो गया, उस पर्टिकुलर पीरियड में किस भाव में उसकी काम होना शुरू हुआ और उस भाव के नीचे बंद हुआ कि ऊपर बंद हुआ। तो ये है। तो अभी जगह देखिए कि रेड कैंडल है, यानी ओपन जो हुआ था उस महीने का उससे नीचे बंद हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर सही सपोर्ट था 21 रुपये का। तो देखिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझा दूँ। जो ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसको पार नहीं कर पा रहा था, अब इसको निकाल दिया है। जो रेजिस्टेंस के पार यदि प्राइस निकल जाता है उसके बाद में वो सपोर्ट का काम करता है, तो उसको जल्दी से वो ब्रेक नहीं करेगा यदि उसको टिकना है तो। और एक बार सपोर्ट को तोड़ दिया तो समझ लो, बोलते हैं ना गई भैंस पानी में, ये वो वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बना था, इसके बाद दूसरा कैंडल ग्रीन बना है और ऑलमोस्ट सेम साइज का है, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर में क्या था, दोबारा ये बन के फिर लाल नीचे बन सकता था, बनना कोशिश हुआ भी था, लेकिन छोटा सा बन के रह गया। ये छोटा कैंडल अगेन मैं आपको कैंडल स्टिक वाले में समझाऊंगा, ये एक इनडिसीजन का कैंडल है, यानी स्मार्ट प्लेयर समझ नहीं पा रहा था कि उसको क्या करना है, तो कभी लेना है छोड़ना है, लेकिन उसको पता था कुछ तो अच्छा है, इसलिए वो अपर बैंड में मेंटेन्ड है। तो इसका कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसका फॉलोअप ये वाला कैंडल है। ये देखिए मैं और जूम कर रहा हूँ, थोड़ा हेजी है क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो इस कैंडल का जो ये हाई था इसके ऊपर ही क्रॉस हो गया, और ये जो लाइंस दिख रहे हैं ये सब मूविंग एवरेजेस है। तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर में इसने सपोर्ट लिया, जो प्राइस था उस पर जगह सपोर्ट लिया, उसका फॉलोअप आया और कंफर्मेशन हो गया। तो हमको इस कैंडल का जो भी प्राइस का हाई होगा, हो सकता है ये 21 रुपया है, तो हो सकता है ये 25-30 रुपये होंगे, हमको इसके बाद ही बाई करना है। आपको याद है मैंने आपसे कहा था हम कभी हाई में या लो में बाई नहीं कर सकते। तो मार्केट का कुछ हिस्सा नीचे का और कुछ हिस्सा ऊपर का हमको हमेशा बाजार को उसके लिए छोड़ देना होता है। हम यदि हाई लो कैच करने के चक्कर में गए तो हम बहुत बुरे फंसेंगे। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा मंथली कैंडल है, मैं चार्ट पे आपको वीकली में भी दिखाऊंगा। अब इस जगह जब ब्रेकआउट हुआ है तो मेरा जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है ये करीब 7 गुना कम से कम बढ़ेगा, पहला चीज़। दूसरा 4 साल का टाइम लेगा अंदाजन। तो उस 4 से 5 साल, देखिए टाइम जो होता है ये डिपेंड करता है कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, उसमें हमको डिफाइन करना पड़ता है। और जो प्राइस बढ़ेगा उसमें भी हमको ये फैक्टर इन करना पड़ता है। तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला या थंब रूल नहीं है कि इतना ही टाइम्स बढ़ेगा और इतना ही टाइम में बढ़ेगा। ये अपना अपना एक्सपीरियंस आपको मालूम चलेगा जब आप करोगे। टाटा पावर उस समय जो भी इस कंपनी की साइज़ थी वो बहुत बड़ी तो नहीं थी, इसीलिए इसको 7 गुना कम से कम होना था। तो 21 इंटू 7 करेंगे 145 करीब होता है, ये देखिए। और टाइम इसको करीब 4-5 साल लगना था। तो हम यदि 4 साल लगाते हैं तो अक्टूबर 2003 यानी अक्टूबर 2007 उसमें जाके इसका हाई बनता है। ठीक इसका हाई बन गया, तो उस टाइम में इसने अचीव कर लिया है। और इसका प्राइस देखिए 143 का इसका क्लोजिंग प्राइस है और 160 का इसका हाई है। तो इस पूरे मूवमेंट में इसने हाईएस्ट बनाया 160, जो कि जनवरी 2008 में बना है। और इसकी जो हाईएस्ट क्लोजिंग आई है वो इसकी क्लोजिंग हाईएस्ट आई है 143 की। तो ये ऑलमोस्ट टारगेट डन, क्योंकि हमको 7 टाइम्स कम से कम था, बन गया ना। अब हमको देखना है इस जगह पे जाके कि क्या होता है। अब ये आपको जब मैं टेक्निकल एनालिसिस का सिखाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा मूविंग एवरेजेस, प्राइस, इनका रिलेशन क्या है,
और कैसे ये काम करती है ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस जगह पर एकदम कंफर्म था कि ये बहुत हेविली मतलब फुल्ली प्राइस्ड हो गए हैं। तो जो भी इसके अंदर में स्टोरी थी उसको मार्केट ने पहले से डिस्काउंट कर लिया। अब कितना साल का स्टोरी डिस्काउंट किया, ये बहुत नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए 2008 में जनवरी में टॉप बना, इसका ये लो बना कोविड के टाइम 2020 यानी 12 साल। तो जो इसको काम करना था आगे आने वाले समय में उस सब को डिस्काउंट कर दिया। दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अब ये प्राइस था, करेक्शन हुआ क्योंकि उस साल भी क्रैश हुआ था मार्केट। वो 2008 में सबको पता है जनवरी में क्रैश हुआ था, तो क्रैश किया, उसके बाद वापस वी शेप रिकवरी होकर पूरा प्राइस आके ऊपर आ गया, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो इस जगह कंफर्म हो गया कि इसका जो एक फ्यूचर पोटेंशियल था वो फुल्ली प्राइस्ड इन हो चुका है। तो यदि आपके पास स्टॉक बचा रह जाता किसी भी कारण से और गिर के वापस ऊपर आ गया था और यहाँ टिक नहीं पा रहा है, मतलब इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे तो बुक करना बनता है। अब देखिए इस स्टॉक के साथ में जिन्होंने यहाँ पर लिया था उसके लिए तो ये ब्लू चिप कंपनी है। ये बहुत कॉमन हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लू चिप। हम ब्लू चिप किसको बोलते हैं, जो हमको अच्छा रिटर्न देता है, कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। तो ये जब स्टॉक 7 गुना हो गया तो हमारे तो ब्लू चिप बन गई है। तो ब्लू चिप है तो चिपक के बैठे रहें? नहीं, पैसा तो लिमिटेड है। इसका जूस निकल चुका है जितना होना था और आने वाले 5-10 साल तक का निकल चुका है। तो इसको एक बार नमस्ते कर दो, हम इसको बाद में फिर देखेंगे जब कभी इसमें कुछ हलचल होगा। तो जिन भाइयों ने उस समय यहाँ से बाहर निकल गए थे तो उनको कितना फ़ायदा हुआ, उनका पैसा सही बेटर जगह पे डिप्लॉय हो गया। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए खाली ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा है पड़ा हुआ है मेरे को क्या करना है, ऑलरेडी स्टॉक 7 गुना हो गया है, कितना गिरेगा, गिर भी जाएगा तो भी तो मेरा पैसा डबल से बेसी हो गया। ये सब मेरे हिसाब से तो मैं तो ऐसे बोलता हूँ बेवकूफ़ भरी बातें हैं। पैसा तो पैसा है और उसकी कीमत है। यदि हमको इतना अच्छा रिटर्न मिला है तो उस रिटर्न को एंजॉय भी तो करना है। और जब भी कभी करेक्शन एक कोई क्रैश होता है मार्केट में, उस क्रैश में बाज़ार में जहाँ तक भी गिरेगा वो नॉर्मली उसका नया लो बन जाता है। तो ये जो इसका हाई था, ये जो इसका हाई था, ये इसके रेजिस्टेंस थे, यहाँ पे जो सपोर्ट बना, ये इसका रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना। तो ये प्राइस देखिए क्रैश में गिरा और इसी के ऊपर में सपोर्ट लेके वापस खड़ा हो गया। ये आप जब कोविड के टाइम भी देखेंगे आपको सब जगह यही दिखाई देगा। तो अब ये देखिए ये जो प्राइस था अब ये आने वाले 10 साल तक भी नहीं टूटा। ये सिर्फ कोविड के टाइम पे ये क्रैश कर रहा था, तब ये लास्ट में गिर गया। नहीं तो ये देखिए एक लो लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये सब, ये सारे के सारे लोज एक ही जगह पर है। तो इसका बेस प्राइस बन चुका। लेकिन दूसरा बात हो रहा था कि ये इसका जो प्राइस ऊपर बढ़ने का, इसमें भी गिरावट आनी शुरू हो गई। इसका लोअर हाइज बन रहे हैं, लो तो सेम है, लोअर हाइज बन रहे हैं। अब कोविड के बाद गिरा लेकिन स्टॉक में उतनी खराबी थी नहीं बोल के, जैसा यहाँ पर हुआ वी शेप रिकवरी, वैसा यहाँ पे भी देखिए वी शेप रिकवरी हुआ और वापस उठ के इस जगह पर आ गया। जो मेरे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है इस स्टॉक के बारे में। मैं इस स्टॉक को 27 रुपीज़ से 38 रुपीज़ के बीच में मैं इसको हम लोग बात कर रहे थे और थोड़ा बहुत पोजीशन लिए थे। उस समय मैंने उनको कहा था कि ये जिस दिन 60-65 के ऊपर बंद करेगा हम उस दिन इसमें अच्छी मात्रा में खरीदेंगे। ये देखिए अब एक काम कर, चलिए अभी तो इसको यहीं दिखा देता हूँ। ये एक प्राइस पॉइंट है 65 रुपीज़ के आसपास का, देखिए लाइन दिख रहा है ना, ये यहाँ पर आके अटका, 1 महीना 2 महीना अटका, उसके बाद ये निकाला। अब ये जो बाहर निकाला है इसने कंफर्म कर दिया है। और जब आप टेक्निकल का आपको नॉलेज हो जाएगा तो ये जितने मूविंग एवरेजेस हैं 20, 50, 100, 200 सबको साथ में, जिसको हम संगम बोलते हैं, जैसे संगम होता है ना तो बहुत सारे समुद्र साथ में मिलते हैं किसी सी में, तो हम उसको संगम बोलते हैं उस पॉइंट को जो है। तो ये उस मूविंग एवरेजेस का संगम है। इसको एक साथ इस महीने में ब्रेक करके ऊपर गया है, तो ये है हमारे लिए सुपर कंफर्मेशन जो 80 रुपीज़ के आसपास मिला है। अब इस जगह क्या है, हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया। 80 रुपीज़ में ऊपर खरीदना, 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 20 रुपया। कहने को आपको लगेगा 30% के करीब, लेकिन ऐसा 25% लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके सामने हमारा जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा है।
पहला रिवॉर्ड हमारा सीधा हमारा 140 160 का है। ये दो हमारा पहला रिवॉर्ड है, यानी 80 का स्टॉक यदि 140 160 होता है तो 80% 100% बढ़ने का गुंजाइश है। गिरने को 20, बढ़ने को 80, 1:4। जब ये पोटेंशियल है ज़रूर लेना है इसको। इस जगह पर इसका एक रेजिस्टेंस था, यहाँ अटक सकता था। यहाँ पे भी हम यदि पॉइंट लगाएंगे तो भी हमारा रेशियो 1:2 का बनता है, तो हमको इस जगह पे लेना होता है। तो ये तो अब हो गया हमारा एक पुराना जो आपको हम दिखा रहे थे। अब इसके अंदर में आपको मैं सीधा डायरेक्ट मेरे सॉफ्टवेयर पे ले चलता हूँ, क्योंकि ये वो चार्ट था जो हम आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाए थे, एक इस यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि इसके बाद क्या काम हुआ कैसे हुआ वो आपको बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट था यहाँ तक का चार्ट था वो। अब इसके बाद ये जो बड़ा कैंडल देख रहे हैं ये हमारा, मैं आपको एक बार यहाँ दिखा रहा हूँ। ये जो बॉक्स है यहाँ पे टाइम है, डेट है, और ये ओपन हाई लो क्लोज है। तो ये जो कैंडल है इस कैंडल का 29 मतलब अक्टूबर 2021 उस महीने में इतनी बड़ी कैंडल बनी, यानी 156 का स्टॉक 267 एक ही महीने में हो गया। और हम यदि इसका चाल देखें तो बड़ा चाल इस दो कैंडल में बना है। 125 का स्टॉक 268, मोर देन डबल इन 2 मंथ्स। इतनी बड़ी चाल आ गई है। जब इतनी बड़ी चाल आती है तो इसकी टेंडेंसी है कहीं ना कहीं रुकता है। इसमें वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम है। तो अब जितने लोग यहाँ सवार, ये देखिए ये है ब्रेकआउट। यहाँ पे इसका टॉप था 160 2008। यहाँ पर मैंने क्या लिख के रखा था, देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट ऑफ 13 ईयर्स। अक्टूबर 2021 में 13 साल का ब्रेकआउट। जो हमने यहाँ पर देखा था 7 ईयर्स का ब्रेकआउट, ये उससे डबल टाइम का ब्रेकआउट है। तो ये सोचे कितनी बड़ी चाल अब देगा। यहाँ एक तो इतनी पुरानी कंपनी है, एनएससी का चार्ट तो 1994 से है, लेकिन बीएससी में देखेंगे तो शायद और पहले का हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आपको एक बता रहा हूँ, इतना डिटेल में बात मैं क्यों कर रहा हूँ। आपको कन्विक्शन आना चाहिए। जब कन्विक्शन आता है ना तब छोटे मोटे गिरावट से आप डरते नहीं हैं। अब देखिए ये जब इतना बड़ा चाल चला सारी दुनिया चढ़ गई। मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे जो साथ में मॉर्निंग वॉक करने वाले दोस्त हैं वो लोग इस महीने में उन लोगों ने झोला भर भर के माल लिया। वो लोग सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे बड़े खुश होकर के, बहुत बड़ा स्टॉक हाथ लग गया है, ब्रेकआउट हुआ है, देखो कितना बड़ा वॉल्यूम से हुआ है, और ये तो अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा पता नहीं। और उन लोगों ने करोड़ में उठा कर रखा था। ठीक है, उनको तमाशा बाजार ने दिखाया। यहाँ से 2 साल तक बाजार चला ही नहीं। ये देखिए ये है अक्टूबर 21 और ये है नवंबर 23। पूरा 2 साल, एक महीने का कैंडल में पूरा 2 साल निकाल दिया। कितना परेशान किया होगा उन सज्जनों को जो अपने आप में बहुत दिग्गज महारथी हैं इस मार्केट में, क्योंकि उनका भी पैसा हम लोगों के लेवल से के हिसाब से बहुत बड़ा है। तो वो लगा के बैठे थे। अब उनका पैसा तो 2 साल के लिए फंस गया। तो इस 2 साल के दौरान में कहीं ना कहीं तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे और आधा पड़ता माल तो निकल ही गया होगा। और ये इसका आप यदि देखते हैं तो आपको इसका नीचे वॉल्यूम बता देता है कि धीरे 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 सारा माल ऑफलोड हो रहा है। एक ऐसा पॉइंट आया जिस जगह पर इसकी करेक्शन जहाँ तक होनी चाहिए वो होगी, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसका जो पूरा चाल था मैं उसको बनाता हूँ। पहले यहाँ से ही शुरू हुआ था लो, और ये लगा मेरा इसका, मैं इसी को पकड़ लेता हूँ एक बार हाई, क्योंकि पहले तो यही बना था। देखिए जो अब करेक्शन कितना स्टॉक करेगा ये डिपेंड करेगा स्टॉक में कितना दम है। ये करेक्शन इसने जो किया समय से घसीटा है, प्राइस कम। जो मेरे साथ दोस्त जुड़े हैं उनको पता है, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि प्राइस कम तोड़ेगा समय से ज़्यादा घसीटेगा। ये एक क्लासिकल केस है। यहाँ प्राइस कम तोड़ा है, घसीटा ज़्यादा है करेक्शन को पूरा करने के लिए। ये देखिए मूविंग एवरेज कितना दूर चला गया। ये इसका रिलेशन है आपस में मूविंग एवरेज का प्राइस के साथ। हम इनको हमारी भाषा में बोलते हैं कि प्राइस का और मूविंग एवरेज का लवर्स का रिलेशन होता है, मियाँ बीवी का रिलेशन होता है। ये आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते, तो इनको वापस एक बार मिलना होता है। उसके बाद ये नई दिशा को तय करते हैं। तो एक बार यहाँ से यहाँ दोनों आके यहाँ मिल गए, उसके बाद इन लोग डिसाइड किए कि क्या करना है।
जैसे इस मूविंग एवरेज के नीचे कर रहा है मतलब समझ लीजिए कमज़ोर है, अब इसको इसके साथ जाना होगा, इससे मिलने जाना होगा। यदि यहाँ संभाल लिया तो ठीक है, अब यहीं से निकाल देगा। तो ये जो कैंडल हमारा है, ये कैंडल में इस मूविंग एवरेज के ऊपर आया, तो ये कन्फर्मेशन, एक कन्फर्मेशन नहीं, ये हमारा हो गया जिसको हम बोलेंगे ये हमारा वो कैंडल है जो हमको बताता है कि यहाँ हम लोग क्रॉस कर रहा है। ये कन्फर्मेशन कैंडल है, ये वाला, ये फ़र्क है। तो हमको कन्फर्मेशन कैंडल पे काम करना। तो इसका जो हाई था 226, तो मेरे साथ जो आप में से कुछ दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं उनको पता है, मैंने स्टॉक को बाई का रिकमेंडेशन दिया था 230 के बाद। 228 के ऊपर मैंने कहा था कि तब ये बाई बनता है, और इस जगह पे भी बनता है, लेकिन इस जगह पे उतना कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ यदि करेक्शन करना चाहता तो इसको छू के वापस नीचे गिरा सकता था। यदि ये 38% का रिट्रेसमेंट पूरा कर लेता तो मैं मान लेता कि शायद हो गया, लेकिन यहाँ पे कर लिया, मेरे को दिखाई दे रहा है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, इस रिट्रेसमेंट को, एक नया रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, थोड़ा और अपने को आइडिया लग जाएगा। देखिए ये हाई है बाद में जो बना, ये देखिए। अब देखिए हर रिट्रेसमेंट का एक सिस्टम होता है। 38% का रिट्रेसमेंट को इसने रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया, वापस रीटेस्टिंग किया, फिर रीटेस्टिंग किया, फिर अचानक नीचे गिरा दिया। इस जगह पर चाहे तो मार्केट में वॉर का सिनेरियो था या जो भी था उसके कारण आया होगा, वॉट एवर में बी द रीज़न। ये बहुत बार चेष्टा किया था ऊपर जाने का, लेकिन हर बार कोई ना कोई झटके बाजार में लगे और ये नीचे गिरता गया। अच्छी बात क्या है, 38% का रिट्रेसमेंट जो है ये एक अच्छा सपोर्ट मानते हैं किसी बढ़िया स्टॉक के लिए। इस जगह को इसने काटा, इसके नीचे बंद किया, तो सबके दिमाग में आ गया कि ब्रेकडाउन हो गया है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग निकल गए। इसके बाद में ये देखिए इसका कैंडल, ये वापस इसके ऊपर, ये है वो वाला स्लाइड मेरा, देखिएगा, पैटर्न कन्फर्मेशन और पैटर्न रिजेक्शन। तो ये जो हमारा रिट्रेसमेंट था इसका ये था, इसको ब्रेकडाउन हुआ था, अब ये इसका रिजेक्शन है, इसके ऊपर वापस आ गया। अब ऊपर वापस आ गया तो जैकपॉट। अब हमको फर्दर जैकपॉट कब है, जब इसके पास चला गया, बस। इसके बाद देखिए क्या कमाल का चाल इसमें मिला है। तो ऐसे हमको मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई होने के बाद ट्रेड करने का तरीका होता है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए इस पॉइंट पर हम यहाँ पर अपना इस किसी भी जोन में हम इसको छोड़ देते हैं, बढ़िया है। हम यदि वीकली कैंडल पे लगाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये इसका चाल था, अब इस चाल के दौरान में ऊपर गया, जहाँ भी हमारा वीकली कैंडल इनमें से कहीं पे भी हमारा कटा, हमको एग्जिट होना है। हम हो सकता है इसमें हुए होंगे, इसमें हुए होंगे, किसी में भी हुए होंगे हम, लेकिन एग्जिट हो चुके हैं हम। तो अब एग्जिट हो गए, वापस हमको एंट्री करने के लिए हमको उस रूल में फिर से आना होगा। उस रूल में देखिए सब कुछ, सब पॉइंट इसमें मैच करता है। पहला चीज़ सुपर ट्रेंड के ऊपर है, दूसरा RSI 60 के ऊपर है जो हमारे पॉइंट है, तीसरा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अब हमको जब करेक्शन हो रहा है, यहाँ मेरा इसको ब्रेक करके निकल गया या यहाँ से ब्रेक करके निकल गया, तो हमारा तो स्टॉप लॉस यहीं हिट हो गया था, हम निकल गए थे बाहर। लेकिन कुछ भी होगा, हमको अब नेक्स्ट बाय जो करना है वो हमको अपने स्किल्स का यूज़ करना है, दिमाग का यूज़ करना है, और हमको समझ जाना चाहिए कि ये एक बार यहाँ तक तो मूविंग एवरेज तक तो ज़रूर आएगा। तो जिस दिन ये करते करते यहाँ पर आ गया और इसके नीचे ये ब्रेक डाउन दे दिया, हम अब नेक्स्ट बाई तभी करेंगे जब इसके ऊपर जाएगा। तो इसके ऊपर यहाँ चला गया हमारा ये कैंडल, हमारा देखिए 235 और दो। देखिए मैं बहुत डिटेल वीडियो ये बनाया हूँ आज आपके लिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कैसे काम करना होता है। तो हम इसमें यहाँ पर ले लिए, इसके बाद हमको 236, हम सोचे 240 में खरीद लिए, हमको नेक्स्ट मूवमेंट मिला हमको यहाँ से 298 तक, 20% का चाल मिल गया, इस जगह पे मिल गया। हम देख रहे हैं हमारा इंडिकेटर्स थोड़े से हैवी ओवरबॉट भी है। अचानक मार्केट में उस समय ये वो टाइम था जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, तो यहाँ पहला एक कैंडल बना लाल, जब इसका फॉलोअप जैसे आया तो हम बाहर हो गए। हमारे पास तरीका क्या था, दो है। एक तो ये इतना बड़ा कैंडल हम पूरा इंतज़ार तो नहीं करेंगे, इतनी बड़ी चाल मिली है, हमने क्या आपको लिख के दिया था 50%, तो इसका 50% हम पॉइंट बताएं तो 50% लगभग इस जगह पर आता है, और ये इसका हाई भी था,
तो ये इसका सपोर्ट का काम करेगा, जो इसका रेजिस्टेंस था। अब इसके इसके नीचे जैसे चला गया वैसे ये कमज़ोर हो गया, हम आउट हो गए। इसके आउट होने के बाद देखिए हम कभी भी इसमें एंट्री बना ही नहीं पाए, क्योंकि अब हमारा RSI एक बार भी 60 के ऊपर नहीं गया। देखिए इस जगह ग्रीन है, इसके ऊपर में आ गया है। ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लेकिन लंबी पोजीशन के लिए नहीं, क्योंकि अब हमारा मूविंग एवरेज 20 के नीचे है, सुपर ट्रेंड के नीचे है, RSI 60 के नीचे है, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ फेवर नहीं करता है। तो हम दिमाग, अब ये खाली ट्रेडिंग का स्टॉक है इस समय, कि जब भी लेना है बाउंस के लिए लेना है और निकलना है, तो ये उस तरह का है। अब इस जगह पर आने के बाद जब सारे मूविंग एवरेजेस के पास आए, ये 3 मूविंग एवरेज साथ में मिल गया, 200 मूविंग एवरेज ये वाइट लाइन है। यहाँ तक जल्दी से कोई स्टॉक जाता नहीं है, यदि जाता है जब एक्सट्रीम कंडीशंस में, तो उसका सपोर्ट ले। उससे पहले ये 100 मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया और बहुत बढ़िया सा एक यहाँ पे हैमर बनाया इसने। तो हैमर किसी भी गिरावट के बाद बनता है और उसके बाद का कैंडल उसके ऊपर निकलता है, तो ये एक अर्ली साइन है, अर्ली प्लेस है निकलने का, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ हमारे बहुत सारे कंडीशन मैच करते हैं, अदर देन जो हम बात किए थे मूविंग एवरेज 60 का, सुपर ट्रेंड का, वगैरह वगैरह का। लेकिन जिनको अर्ली कैच करना है, जो स्किल्ड ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये है। एक बड़ी गिरावट के बाद एक हैमर बना है, इसके बाद इसका फॉलोअप इसके ऊपर आ गया है, तो कम से कम एक ट्रेडिंग का स्टॉक तो बन ही गया है। जिस दिन ये सुपर ट्रेंड के ऊपर निकलेगा, जो इस जगह पर निकला है, वापस हमारी लॉन्ग टर्म अप्रोच बन जाएगी इसके अंदर में। तो अब इस जगह पर देखिए अर्ली एंट्री पॉइंट इसके ऊपर था, यानी 200 रुपये के ऊपर। स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, 180 रुपये का, 20 रुपीज़ का बस, और यहाँ चलते जा रहे हैं। अब इस जगह पर आते देखिए ये वाला पॉइंट था जहाँ सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गए। RSI देखिए, ये यहाँ पर इंडिकेटर दिखा रहा है वैल्यू, RSI 60 के ऊपर आ गया, सुपर ट्रेंड के ऊपर चला गया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, तो मेरे लिए ये बेस्ट बाई जोन है, जो कि 226 है, इसके ऊपर खरीदना है। अब इंटरेस्टिंग देखिए, इसको मैं और जूम कर लेता हूँ। हमारी एंट्री मान लीजिए यहाँ बन गई इस कैंडल के ऊपर में। इस कैंडल का लो है 214 रुपया, तो जब तक मेरा 214 रुपया नहीं टूटता तब तक हम इसके ऊपर रहेंगे। अब ये स्टॉप लॉस को डिफाइन करना, ये भी एक आर्ट है, इसको सबका अपना वैल्यू होता है। मैं इसको 214 भी रख सकता हूँ और मैं इसको 212 भी रख सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा गैप नहीं है इसमें। यदि कोई बड़ा झटका मारता है तो मैं इसको देख सकता हूँ। और तीसरा तरीका मेरा मूविंग एवरेजेस है, तो इस जगह पर यदि बात करूँ तो यहाँ मूविंग एवरेज नीचे 210 का आ रहा है लोएस्ट, तो मैं 210 भी मान सकता हूँ। तो इस पूरे जगह पे कहीं भी 210 ब्रेक नहीं हुआ है और 212 भी नहीं हुआ, और इसका लो जो 214 का था वो भी प्राइस एक बार भी देखिए, मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिए आप राइट में इस जगह पे आपको वैल्यू दिखेगा, कहीं पे भी ये 215 है, 216 है, 216.75 है, 216.80 है, एक बार भी ये टूटा नहीं। दूसरी अच्छी बात क्या है, काफ़ी 5-6 हफ्ते तक इसको सपोर्ट भी किया है, तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन करके निकलना शुरू किया है। और ये जो हमारा, मैं जो सॉफ्टवेयर में मेरे बहुत सारे पैरामीटर्स लगा रखा हूँ, ये अपना अपना देखिए सॉफ्टवेयर बनता है, लेकिन उसको यूज़ करना अपने तरीके से। तो मैंने भी इसमें लगा रखा है एक ऑटोमेटिक, मेरे लगाए पैरामीटर से बहुत सारे कुछ ड्रॉ हो जाते हैं। तो ये एक जोन है जहाँ अटक सकता था, जहाँ इस जोन के ऊपर निकला बस शुरू, खेला शुरू। तो हमारे लिए बेस्ट बाई था 230 पे, राइड करते रहो करते रहो करते रहो। मार्केट में फिर कुछ खराबी हुई तो वापस नीचे गिरा, कोई बात नहीं है, हम उसको फिर लेंगे वापस से मूविंग एवरेज के पास। 20 मूविंग एवरेज पे आ गया है। यदि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, इसका हाई है, हाईएस्ट कैंडल का लो है 260, तो 260 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं बाहर निकल गया, कोई बात नहीं। तो हमने फिर भी 220 रुपये का, 230 का स्टॉक 260 में हम निकले, तो 15% तो मिल ही गया हमको, ठीक है। अब इस जगह पर गिरा, यहाँ आकर के इसका फॉलोअप कैंडल बन रहा है और मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। इस कैंडल पे हम देख रहे हैं, इस कैंडल के ऊपर चला गया, मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये जो मेरा एक जोन बना हुआ है इसमें मोटा मोटी बाई जोन के ऊपर ही है। तो इस जगह पर रिस्क और रेशियो मेरा फेवरेबल है, हम यहाँ एंट्री हो गए। और सेफ खेलना है इसके बाद ले लो, यहाँ तो कंफर्म हो ही गया, क्योंकि यहाँ मेरा 60 के ऊपर RSI आ गया। ये है 265 का प्राइस, हो सकता है मेरा नया प्राइस 265 के ऊपर बन जाए। हमारे एग्जिट कितने में होती है, 260 पे।
हमारी री एंट्री कब हो रही है 265 पे। तो अब हम 265 में करें या 235 में करें, बहुत फ़र्क नहीं है, कि हमारे पास से तो छूटा तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम ठीक उसी जगह वापस आ गए जहाँ हम एग्जिट हुए थे। इस बीच में 2 महीना भी निकल गया। अब यहाँ का चाल देखिए, फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब यहाँ ये जो बड़ा कैंडल बन गया, अब मेरे लिए इस बड़े कैंडल का 50% वो मेरे लिए स्टॉप लॉस है। जब तक हम इसको नहीं काटेंगे तब तक हम चलाते रहेंगे। तो ये इसके ऊपर गया, इस कैंडल को ये काट जरूर दिया, लेकिन 50% छोड़िए। इस मैं इसको एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ। ये है रिट्रेसमेंट लो और ये है हाई। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं लगा दूँ कौन से कलर में जो दिखाई दे, वाइट ही लगा देता हूँ। चलिए डेली में कन्वर्ट कर दूँ इसको। ये आइए देखिए, तो अब इसका 50% है 306 रुपया, 38% है 313 रुपया। ठीक 38% पे ही सपोर्ट देके ऊपर जा रहा है। तो हमारा स्टॉप लॉस तो कहीं पे भी एक बार भी हिट नहीं हुआ और फर्स्ट क्लास हम राइड कर रहे हैं। जब भी 20 मूविंग एवरेज से बहुत दूर जाता है, कुछ देर खड़ा हो जाता है, पास में आया फिर चलना शुरू, फिर पास में आया फिर चलना शुरू, और करते करते 260 का स्टॉक 400 हो गया है आज के तारीख में। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको मैंने समझा दिया है। मल्टी बैगर्स के बारे में एक स्टॉक का डिस्कशन भी कर लिया। इसके अलावा मैं आप लोगों से एज अ क्लब मेंबर आपसे मैं शेयर करता हूँ लेवल्स को। तो लेवल्स जो है कितने कमाल के हैं, वो आपको कैसे गाइड का रूप में काम करता है इस पूरी जर्नी को जीने में, ये आपको लेवल्स जो है पूरे बताते हैं। मैं जितना मेरा हाइड कर रखा था मैं वापस अब ले आता हूँ। अब मेरे इतने सारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, चलो ये भी कवर कर लेते हैं। तो ये जो एक फॉल हुआ था, इसका जो नया चाल बनेगा वो कहाँ तक बनेगा, वो मैंने यहाँ पे बना रखा था। तो 360 तक हाईएस्ट होता है। तो इस पर्टिकुलर फॉल का मैक्सिमम जो ऊपर अपसाइड जाना चाहिए वो ये आज पूरा कर दिया है 2-3 दिन से, यहीं पर अटका हुआ है। अब यदि यहाँ से नीचे गिरेगा तो फिर इस चाल का रिट्रेसमेंट करेगा, अब इसके ऊपर चलेगा तो चलता रहेगा। तो हमको क्या करना है, अगेन जिनके पास पोजीशन है वो हमको, पिछला वीक का लो है 367, तो 367 का आप लो बना के इसको राइड कर सकते हैं जब तक इसके ऊपर, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीक का क्लोजिंग परसों आ जाएगा तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के काम कर सकते हैं। ये है इस छोटे चाल का। अब आते हैं नेक्स्ट चाल का। ये जो बड़ा चाल था, इसका अभी तक हमारा कितना चाल कवर अप हो चुका है, ऑलमोस्ट हम यहाँ तक अभी आए हैं 369 तक। ये हम 369 को क्रॉस कर चुके हैं 413। तो 413 तो ऑलमोस्ट आ गया, लगता है ये आ ही जाएगा। अभी तक जो इसका बना हुआ है, यदि इस जगह टिका दिया तो इसका नेक्स्ट पड़ाव हमारा 485 का सीधा है। और हमारे जो दोस्त साथ में है इस प्रोग्राम में, उनके पास पोजीशन है मुझे पता है, और मेरा टारगेट भी उनको दिया हुआ है 485 और 600 का। तो आपको समझ में आ गया ये टारगेट मैं कैसे निकाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं कोई हवाई की बात नहीं करता हूँ, जब भी करता हूँ लॉजिकल करता हूँ, और उसके हिसाब से मेरे टारगेट्स अक्सर अचीव होते हैं। एक बार के लिए मैं इन सब रिट्रेसमेंट्स को वापस से हाइड करके दूसरा नया चीज़ बना के दिखाता हूँ, नया रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा आपको और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये मेरा मंथली चार्ट में लगा लेता हूँ। इस जगह का जो हमारा जो हाई था, ये आपको बड़ा वाला पिक्चर दिखाता हूँ आज, और ये हमारा लो है यहाँ तक का। तो हम लोग इस पूरे जो चाल का, हम ऑलरेडी यहाँ तक हम आ चुके, पहला इस दूसरा तीसरा पड़ाव पे 375। तो 375 को आने में टाइम कितना लगा हमको, ये हमारा ब्रेकआउट ईयर था 2021, अभी 2023, 2 साल हमको टाइम लगा। 2 साल में हम इसको इतना, जो हमारी जर्नी को हम पार कर चुके हैं। इस बीच में यहाँ आप देखिए, ये जो पहला जर्नी है यहाँ पर अटका, करेक्शन हुआ, नेक्स्ट इस पॉइंट पर आया, यहाँ गया, फिर करेक्शन हुआ। देखिए ये ड्रॉ मैंने अभी किया आपके सामने, मैं पहले नहीं कर रखा था, मैं उस समय किया था जब मैं निकला था। तो मेरे को दिख रहा था कि कहाँ जाके पूरा प्राइस हो गया है, और थोड़ा भारी भी हो गया था, मैं निकल गया था, इसीलिए वो ये वाला जगह था। ये है 298। आज भी मैं सोचता हूँ, हंसी आता है मुझे, मैं एक्चुअली मैं निकला था उस दिन 297 पे,
बस वो लगा रखा था, पहले 302 का लगाया था, तो पता नहीं क्या दिमाग में है, मैं बोला इसको लगा दे। तो मेरा एक 293 में लगा था, एक 297 में लगा था, मेरे दोनों माल निकल गए थे और मैं बच गया था। तो ये टेक्निकल एनालिसिस से आराम मिलता है। यहाँ पे जब मेरा छूट के ऊपर निकल भी जाता है ना, कोई खास बात नहीं था कि उसको वापस एक बार नीचे आना है। देखिए यहाँ पे भी गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये चलता रहेगा। तो अभी हमारा को जो इसकी बड़ी जर्नी है, 13 साल का ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट के ऊपर में आपको मैं दिखा दूं, मेरे हिसाब से 13 इंटू 160, 2000। तो 2000 से 2100 का मेरा टारगेट इसका कम से कम है आने वाले 7 साल, यानी 2028 तक। हम ऑलरेडी 2024 में आ गए हैं और ये स्टॉक हमारा ऑलरेडी इस जगह से 2.5 गुना तो हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों। अब ये 508 तक, तो ये जो चाल है इसमें 500 तक तो जा सकता है खूब आराम से, इसमें मेरे को कहीं कोई डाउट नहीं है। और हम जो यहाँ हाइड किए थे, एक बार मैं इसको वापस से खोल देता हूँ तो आपको 600 का टारगेट भी दिख जाएगा, 600। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम कहाँ अटकेंगे मुझे नहीं पता। पहला पड़ाव मेरे लिए 410-15 का जोन है, दूसरा 485 का जोन है, तीसरा 508 का जोन है। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है क्योंकि बहुत बड़े टाइम का चाल है ये 361 तक जाने का। तो इस पूरे प्राइस तक यहाँ तक जाए तो 508, 160 का स्टॉक 508 तक चला जाएगा, तो इस जगह इसको फंस सकता है। और यदि बुल मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो हम 600 तक भी जा सकते हैं। तो इस जगह कहीं भी प्रॉफिट बुक करेंगे तो कोई अफसोस नहीं होना है, क्योंकि 2100 का जो मैंने टारगेट दिया वो कोई एक दिन में नहीं होना है, उसमें 5 साल अभी और 4 साल अभी और बाकी है। तो जब ये यहाँ तक चला भी गया ना, तो पहले यहाँ से 400 तक भी ज़रूर आएगा, फिर उस जगह पर हम नया एंट्री बनाएंगे। अब वो कहाँ तक आएगा ये सब डिपेंड करेगा हमारी चाल कहाँ तक गई है। तो मैं थोड़ा सा चार्ट को साफ़ सुथरा कर दूं और इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और एक बार मैं जो मैंने लगा रखा था इसको भी एक बार हटा दूं, थोड़ा और सिंपल चार्ट हो जाएगा। ये हमारा साफ़ सुथरा चार्ट वापस आ गया है। तो आज हमने मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में आपसे चर्चा किया है, आपको दिखा दिया है। अब इसको कैसे ढूंढते हैं, कैसे करते हैं, ये सारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा एक दिखाई देता हूँ आपको। ये जैसे आज का है कैश मार्केट का, तो आज का ये हमारा जो जो स्टॉक्स है इनका पूरा एक समरी, मार्केट समरी है। तो सबसे पहले मैं ऑल टाइम लो पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कम दाम में कोई बढ़िया कंपनी मिल जाए जहाँ मैं ले सकूँ। जैसे एग्जांपल के लिए हैवेल्स है, हैवेल्स बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन क्या ऑल टाइम लो तो नहीं हो सकता, वो 52 वीक लो हो सकता है। तो हम न्यू लो में जाते हैं। अब इसमें जो कंपनी है नवीन फ्लोरिन, बहुत अच्छी कंपनी है, चलो इसको देखते हैं। ये हमारा नवीन फ्लोरिन का चार्ट है जो 52 वीक का नया लो बनाया है। तो एक अच्छी कंपनी 1 साल से नया लो बना रही है, तो हमारे लिए एक वो प्रोबेबल कैंडिडेट हो जाता है हमारे उस मल्टीबैगर। देखिए ये इसका चार्ट है, इसको हम बोलते हैं ड्रीम चार्ट। देखिए ये नॉन स्टॉप चलते जा रहा है, और इतनी बड़ी जर्नी में इसने कभी भी ढंग का करेक्शन दिया ही नहीं है। इस जगह पर इसने खड़ा हो गया था, प्राइस बेस करेक्शन नहीं दिया है। तो जो लोग 2014 से छूटे हुए थे, सोचिए ये स्टॉक था सिर्फ 50 रुपये का, जो कि बढ़ के हो गया 5000 रुपये का। इस पूरे जर्नी में कभी भी ढंग का करेक्शन दिया ही नहीं, ये पहली बार दिया है। और ये पहली बार जब दिया था, ये देखिए इसका जो मूविंग एवरेज है इसमें पहली बार तरीके से काटा है, तो कुछ तो हुआ है तभी इतना बड़ा कैंडल बना है। तो चार्ट तो खराब हुआ है। दूसरा सुपर ट्रेंड भी इसका जो है पहली बार हम देख रहे हैं इतने टाइम पे सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया है। लेकिन ये तो क्या अभी एक ही कैंडल है इसलिए पता नहीं सॉरी फ्रेंड्स, एक बार पता ही नहीं चला, नॉन स्टॉप 1 घंटा बोल दिया मैंने, पानी की ज़रूरत तो पड़ी गई। अब ये देखिए यहाँ पर हो सकता है अगला कैंडल ऊपर आ जाए। ये 2 कैंडल ऊपर बन गया तो ये जो सुपर ट्रेंड के नीचे है वापस हो सकता है इसके ऊपर चला जाए। तो ये अब बहुत, लेकिन अच्छा स्टॉक जो हमारा छूटा हुआ था उसको लेने का एक मौका है। अब मौका है या धोखा है ये समय बताएगा, हम तो अपना चेक करते कहाँ तक क्या जा रहा है।
फिलहाल एक काम और ख़राब हुआ है कि 38% का रिट्रेसमेंट तोड़ दिया है, तो अभी हमारे लिए वॉच लिस्ट में ही रहेगा, हमारे लिए बाई लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे इतने जो इम्पोर्टेंट मेजर सपोर्ट थे इतने टाइम का, ये था अपना 2021, ये सारे सपोर्ट को तोड़ करके निकला है, इसको हम ब्रेक डाउन बोलेंगे। अब एक कैंडल का ब्रेकडाउन से तो होता नहीं, महीना ख़त्म हुआ भी नहीं है, तो इसीलिए वीक को देखें तो इस वीक के अंदर में तो कंफर्म आ गया है। ये वीक में यहाँ पे सपोर्ट लिया था, बचा रखा था, यहाँ संभाल लेता, लेकिन तोड़ दिया है। इस चार्ट के मुताबिक तो एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है बहुत सारे पैरामीटर्स के कारण, लेकिन इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो बाई मेरा बनेगा। खराब बात क्या है, वीकली के अंदर में 200 मूविंग एवरेज तोड़ चुका है, मंथली के अंदर में एक बार मुझे लगाना ही पड़ेगा, इसमें तो बहुत दूर है मंजिल। तो अब क्या देखिए दोस्तों, जब ये 38% का रिट्रेसमेंट टूट जाता है तो यूजुअली यदि बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है कोई या बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो 50% में नेक्स्ट सपोर्ट लेगा, लेकिन 50% में इसके बाद नीचे मूविंग एवरेज 100 डेज का यहाँ पर है, ये है 2400, तो ये स्टॉक चाहे तो खूब आराम से 24 तक तो आ ही सकता है और 2200 तक भी आ सकता है, लेकिन ये वो जगह है 2250 जहाँ हमारे लिए इसको बहुत ही क्लोजली वॉच करना है। मैं आपको एक सिमिलर चार्ट दिखाता हूँ विप्रो का, ये देखिए विप्रो कितनी बड़ी चाल कोविड के बाद मिला, इसमें हमको 160 का स्टॉक 740 चला गया सिर्फ 1.5-2 साल में, कितना बड़ा चाल। फिर एक करेक्शन हुआ, अब इस करेक्शन के बाद में क्योंकि हमने इसको आइडेंटिफाई किया था कि बेस्ट बाय स्टॉक है, ये आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको वापस ड्रॉ कर लिया। 62%, इसको हम गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं। तो लंबे टाइम फ्रेम में यानी मंथली चार्ट के ऊपर में ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ सपोर्ट लेके संभाल रखा है, देखिए बहुत क्लोजली आपको दिखाता हूँ, संभाल रखा। पहला ये महीना सिंगल कैंडल इसके नीचे आया, अब इसका फॉलोअप यदि आ जाता तो ये फिर 78% यानी 284 तक तो ज़रूर आता, 284 की जगह फिर तो यहाँ तक भी आ सकता था, 265 तक भी आ सकता था। तो इस जगह पे ख़राब हो चुका था, लेकिन ये जो कैंडल बड़ा इंटरेस्टिंग था जहाँ पे वापस ये 62% के ऊपर आ गया, परंतु हमारे लिए बाई नहीं बना है। तो हमारे लिए वीकली कैंडल पे आ जाए, ये चलते जा रहा है इस जगह पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इस क्लस्टर के ऊपर में ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जाके ये इसके अंदर में बाहर निकला, जहाँ सारे मूविंग एवरेज एक साथ मिल गए और बाहर निकला। यहाँ एक बार नीचे डिप मार के करेक्शन देके ऊपर जा रहा है, ये परफेक्ट पॉइंट है एंट्री का, एकदम परफेक्ट पॉइंट। ये परफेक्ट पॉइंट है हमारा एंट्री का 392 के ऊपर बाई, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस कितना बहुत छोटा है, इसका लो है 375 या बुरा से बुरा इसका लो पकड़ लो 352, ये बड़ा है 375 हमारा स्टॉप लॉस है। तो इस स्टॉप लॉस के साथ इसके ऊपर का जाने से हम बाई करते हैं। 393 का हाई है तो हमारे लिए 400 पकड़ लेता हूँ, तो 400 में हमारी एंट्री जो है इस जगह पर हो गई। 400 का स्टॉक, इतना हेवी वेट स्टॉक 525, कितना टाइम लिया इसने, मंथली लगा देता हूँ 1 2 ढाई महीने में 400 का स्टॉक 525, यानी 30% का रिटर्न आपको मिल गया। तो इतने हैवी वेट स्टॉक में जो 30% आपको 3 महीने में मिल गया तो मल्टी बैगर की श्रेणी में आता है। और अभी इसका चार्ट स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि इसके अंदर में इसमें अभी और गुंजाइश है ऊपर जाने की। तो हमने अभी ये लगा रखा था, तो इसका जो पहला जो टारगेट था 514 का, वहीं जाके फंसा था और वापस करेक्शन दिया है, करेक्शन कंप्लीट करके फिर ऊपर चलना शुरू किया है। इस बार ये ऊपर जा रहा है, गिरते पड़ते ये अपना इस टारगेट 550 तक चले जाना चाहिए। अब ये लंबे टाइम फ्रेम से बाहर निकला है तो ये क्या है, कभी कभी डिप दे सकता है लेकिन धोखा नहीं देगा जल्दी से, तो हमको इसको राइड करते रहना है। आपको एक दूसरा हैवी वेट मल्टी बैगर के बारे में एक चर्चा हमने कर दिया है, तो एक हम जैसे इसको देखते हैं, इनमें से मेरे को और कोई नाम नज़र नहीं आ रहा है जो हमको देखना है, तो छोड़ देते हैं। 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई, ये दो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये देखिए
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये भी हमारा ब्रेकआउट स्टॉक है और बहुत अच्छे मोमेंटम पे है, और क्योंकि हैवी वेट है इसलिए एक साथ बड़ी चाल कभी नहीं देगा, गिरते पड़ते ऊपर जाएगा। तो ये एक जो क्लस्टर जोन था इससे बाहर निकला है। जैसे पहले ये जोन था, इससे बाहर निकला, फिर यहाँ आया, इससे बाहर निकला। अब नेक्स्ट टारगेट अपना जो होगा, ये इसका हाई लो हम पकड़ लेते हैं। इस जोन का है 625 और 515, यानी 110 रुपया। तो 625 में 110 जोड़ देंगे, 735। तो 725, 35, 750 तक खूब आराम से अब इस चाल में ये स्टॉक जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर सपोर्ट लिया 20 मूविंग एवरेज में और लेके ठीक निकाल के ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये आपके सामने में एक और हैवी वेट। तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर करके आपको शेयर करते रहेंगे, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबा है। इतना देखेंगे तो शायद आप वीडियो को अब देखोगे ही नहीं, आप थक हार जाओगे। तो आज एक बार के लिए हम अप हमारा जो ये आज का वीडियो है मल्टी बैगर स्टॉक्स के ऊपर में कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया दोस्तों, लेकिन उम्मीद करता हूँ इसमें आपको बहुत तगड़े मसाले मिले हैं, जिसमें आपको भरोसा आया होगा कि मल्टी बैगर हम यदि बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और उसमें हम यदि किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करके आपके सामने यदि मैं ला के देता हूँ, या आप भी करते हो कि ये पोटेंशियल मल्टी बैगर हो सकता है, तो उसको आपको एक भरोसा आता है कि हाँ ये हो सकता है। तो हमको उसको संभाल के रखना है और किस किस जगह पे हमको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके निकलना है। बहुत बार क्या होता है, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको देखना होता है कि 1 साल की होल्डिंग हो गई है, लॉन्ग टर्म की श्रेणी में आ गया है, स्टॉक फुल्ली प्राइस हो गया है, एक बार बुक कर लो। बुक कर लेंगे तो 10% हमको टैक्स लगेगा, जो भी स्लैब रेट से लगता है लगेगा, फिर बाद में री एंट्री बना लेंगे। तो ये सब भी खेला करने में, एडजस्टमेंट करने में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है टैक्सेशन इन स्टॉक मार्केट। इसके साथ में इसको आप ब्लेंड करके अपनी पोजीशनिंग को आप ध्यान रख के काम कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि 3 महीने में आपको चाल बड़ा मिल गया, लेकिन आपको पता है कि उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा जिसका स्लैब रेट बेसी है। तो आप क्या करोगे? आपको लगता है कि पोटेंशियल है, लंबा समय तक चल सकता है, 1 साल में तो लॉन्ग टर्म हो ही जाता है, 3, 4, 6 महीने तो निकल ही चुके हैं फॉर श्योर, तो 4, 6 महीने ही तो संभालने हैं। यदि मेरे को टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है 10, 15, 20% का, तो एक्चुअली में तो मेरा लॉस हुआ ही नहीं ना, ये भी ज़रूरी है। तो आप, ये इंडिविजुअल नज़रिया है किसी भी स्टॉक को प्ले करने का, उसके मूवमेंट को प्ले करने का। ये सब पॉइंट्स मैंने आपके सामने में रखा है, शेयर किया है। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने सूझबूझ के हिसाब से इस जर्नी के अंदर में आप काम करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। यदि मैं आपसे बात किया था टाटा पावर का 2100 का टारगेट है, जिसको हम लोगों ने 50 रुपये में या 70 रुपये में हम उसको स्केल अप किए, पिरामिडिंग किए। नीचे का जो है हिस्सा तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा, कि वहाँ कन्फर्मेशन नहीं है, तो छोटी क्वांटिटी बाई होगी। तो आप हर लेवल पे इसको ऐड करते जाएंगे। यदि आपका 290 में हम एग्जिट किए थे उस समय और हम वापस नीचे में लिए हैं, तो एक वो भी तो हमको प्राइस गैप और टाइम दोनों का हमको अपने पैसे को हमको बेटर जगह तरीके से काम लेने में काम आया है। यदि हम ऐसा नहीं भी किए होते तो स्टॉक 300 का पढ़ के मेरे 200 भी आ गया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन 200 के बाद जब घुमा है तो वहाँ मुझे कंफर्म हो गया है, वहाँ मैं पोजीशन साइजिंग और बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी पहले का माल पड़ा हुआ है, मैं तो बेचना नहीं है मुझे तो 2100 का टारगेट के लिए प्ले करना है। तो नेक्स्ट एंट्री कहाँ बनेगी? तो नेक्स्ट एंट्री 300 की जगह हम 230 रुपये में, 235 रुपये में हमने पिरामिडिंग किया। अब इस बार की जो चाल होगी 500 600 कहाँ रुकता है देखते हैं। वहाँ जाके तो करेक्शन देगा ही देगा। तो जब करेक्शन देगा और करेक्शन कंप्लीट होने के बाद जब वापस रिवर्सल बनना शुरू होगा, हम फिर और स्टेक ऐड करेंगे। होगा क्या, कभी कभी ऐसा होगा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, सारे माल एक साथ बाहर निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे काम करना था। अब एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड खाली रह गया आपको दिखाना, वो मैं एक बार दिखाता हूँ कि मैं आपको लेवल्स वाली बात जो बोल रहा था वो एक बार शेयर करता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके सामने में आ गया दोस्तों टाटा पावर का
लेवल। स्क्रीन शेयरिंग में अभी तक आया नहीं, देखें। ठीक है, आ गया। देखिए ये हमारा 2024 का लेवल्स है। इसमें टाटा पावर 485 तक का इसमें टारगेट हमने लिखा हुआ है। अक्सर हमारे टारगेट जो भी होते हैं हाईएस्ट या लोएस्ट जल्दी से नहीं कटते, और यदि कट जाते हैं तो फिर नई चाल मिलती है, और फिर हमारा ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये नया स्टॉप लॉस बन जाता है। आई बात समझ में दोस्तों? तो यदि 500 के पार चला गया तो जब कभी भी 475 के नीचे आके टिक जाएगा हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये उस साल गिर के वापस कम से कम 380 तक तो आ ही जाएगा। अभी हम जहाँ पर देख रहे हैं, हमने देखा था टाटा पावर का चार्ट जो है उसमें हमारे को मिला था इसका भाव आज की तारीख में 398। तो 398 का हमको जब भाव मिला है तो हम ऑलरेडी अपना इस साल का पहला पड़ाव को पार कर चुके हैं। दूसरा, हम आपसे शेयर करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स में हाफ ईयरली का टारगेट। पहले हाफ का पहला हाफ बीत जाएगा, फिर हमारा निकलेगा सेकेंड हाफ का। हम इसको और फिल्टर करेंगे, क्वार्टर का निकालेंगे। तो अब ये पहला क्वार्टर का यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का। तो इस क्वार्टर का पहले क्वार्टर की बात करें हम, इसका हाईएस्ट लेवल है 440, हाफ ईयरली का हाईएस्ट लेवल है 453 और पूरे साल का है 485। यानी 440 से 485 को पार करने में इसको जोर आएगा। जनवरी की बात करें तो जनवरी का हमारा हाईएस्ट 405 था, तो 338 के ऊपर नया मोमेंटम पकड़ेगा और 405 तक जा सकता है मैक्सिमम। यूजुअली देखा गया है 90% ऐसा ही होता है, जल्दी से पार करता नहीं है, और करता है तो वापस घूम के आ भी जाता है, लेकिन यहाँ तक अचीव कर लेता है। एक बार हम आपसे चार्ट्स को शेयर करते हैं। ये है टाटा पावर। टाटा पावर का मंथली चार्ट लगा दिया हूँ। ये हमारा जनवरी का हाई है 395, और हमने क्या देखा था, हमारा जनवरी का हाईएस्ट था 405। तो 10 रुपये बाकी रह गया, लेकिन वहाँ तक कंप्लीट नहीं कर पाया। अब इस महीने का हमारा जो टारगेट आपको दिया हुआ है फरवरी का 457, और इसका हमारा बाई जो है वो हमारा 395 के ऊपर है। तो अभी हमारा 387 के ऊपर चल रहा है। तो हमारा जो न्यूट्रल जोन है, न्यूट्रल जोन हमारा जो है टाटा पावर का इस महीने का फरवरी मंथ का 395। तो हम 384 के ऊपर जब तक हैं तब तक कोई चिंता नहीं है। जब कभी भी 384 के नीचे में यदि कोई दिन क्लोज करने लगेगा तो हमको समझना होगा कि फिर करेक्शन आ सकती, कहाँ तक आ सकती है। ये भी इंटरेस्टिंग है। फरवरी मंथ 390 322, बस यदि इसके नीचे गया तो यहाँ तक मैक्सिमम है, लेकिन ये जो 340 का जो जोन है यहीं आके संभल जाएगा। तो ये अक्सर देखा गया कि जो सेकंड लोएस्ट या सेकंड हाईएस्ट, ये दो जगह पे अक्सर अटकता है। ये 386 हम लोग देखे थे, पिछला महीना 395 तक गया था, इसके बीच में अटक गया। अब इस महीना जब तक ये 412 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक अगला चाल नहीं बनता। फिलहाल 384 से 395 सेफ जोन है, 395 के ऊपर नया चाल बनेगा। तो ये फेब मंथ का है। इस फेब मंथ में ऑलरेडी 7 दिन जा चुके हैं, अभी बहुत समय बाकी है। मार्केट सपोर्ट करता है नहीं करता है उस पर डिपेंड करेगा। अब इसको हम फर्दर फिल्टर करके आपको हम देते हैं, वो दे दिया करेंगे। यदि आप के पास पोजिशनिंग ली हुई होगी तो टाटा पावर का फरवरी मंथ का चार्ट है ये, सॉरी लेवल्स है। तो फरवरी मंथ का लेवल जैसा बन गया था ये ठीक है, इसमें हर वीक का लेवल आपको मिल जाएगा। तो अब इस वीक के हिसाब से देखें तो आपके सामने पिक्चर बहुत क्लियर है। 362 का स्टॉप लॉस है, 387 के ऊपर जब तक है तब तक कोई टेंशन नहीं है, और 392 के ऊपर जब है तो ये ऊपर चलेगा। और इस वीक में 417 इज़ द हाईएस्ट, जहाँ तक ये जा सकता है, फिर अटकेगा। यदि यहाँ पे स्पीड से क्रॉस करके वीक को क्लोज कर दिया इसके ऊपर, तो समझ लीजिएगा अगला हफ्ता इसकी चाल और बढ़ने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो काफ़ी डिटेल में आपको मैंने बहुत कुछ समझा दिया दोस्तों। तो अब आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को आपको 2, 4, 5 बार देखना पड़ सकता है।
जहाँ जहाँ आपको पॉइंट अच्छे लगे उसको आप नोट करते जाइए, वीडियो का टाइम नोट कर लीजिए किस समय क्या चीज़ बोला गया है, जिससे आपको कभी किसी भी टॉपिक पर रिवीजन करना हो आप उसको उतना ही प्ले कर पाओ, वहीं से चालू कर सको। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ ये मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है, ये सार्वजनिक नहीं है, मेंबर्स एक्सक्लूसिव वीडियो है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और इस क्लब का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हम लोग मिल करके कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल जर्नी इन स्टॉक मार्केट।